बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ EFI गायनाकोलॉजी डिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटेलिया। तो फीमेल जेनिटेलिया में जो जेनिटल टुबरकल होता है वो क्लाइटोरिस बनाता है, जेनिटल फोर्ट, लेबिया मजूरा, जेनिटल स्वेलिंग जिसको लेबिया सक्रोटल स्वेलिंग कहते हैं उसे लेबिया मजूरा बनता है, यूरोजेनिटल साइनस से बनता है वेस्टिब्यूल, यूरोजेनिटल साइनस से साइनोवेजाइनल बल्ब से बनता है। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर आ जाते हैं। इंटरमीडिएट मेसोडर्म के अंदर गोनाडल रिजेस होती है, वहाँ से बनता है ओवरी। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को मुलेरियन डक्ट कहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, अनफ्यूज्ड पोर्शन, ओके, अनफ्यूज्ड कॉर्डल पोर्शन और इसके अलावा फ्यूज्ड पोर्शन। जो अनफ्यूज्ड कॉर्डल पोर्शन होता है इसने फैलोपियन ट्यूब बनानी है। जो फ्यूज्ड पोर्शन होता है उसको मुलेरियन टुबरकल कहते हैं, उसने यूट्रस, अपर टू थर्ड वजाइना और सर्विस बनाना होता है। क्लियर। जो साइनोवेजाइनल बल्ब होता है वो डिस्टल ओवर वन थर्ड वजाइना बनाता है। यूरोजेनिटल साइनस ये हाइमन बना लेता है। इसके अलावा यूरोजेनिटल साइनस और क्या बनाता है, वेस्टिब्यूल भी बनाता होता है। इसके बाद लिखा है कि एनाटॉमिकल टेरिटरी वो मुलेरियन डक्ट है। तो मुलेरियन डक्ट को पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। इसके दो पोर्शन होते हैं, अनफ्यूज कॉर्डल पोर्शन और मुलेरियन टुबरकल। जो अनफ्यूज कॉर्डल पोर्शन होता है फैलोपियन ट्यूब बनाता है, जो मुलेरियन टुबरकल होता है यूट्रस, सर्विक्स, प्रॉक्सिमल टू थर्ड वजाइना बनाता है। इसके बाद यूट्रस के रिलेशनशिप है, तो उसने ना यूट्रस के दो में डिवाइड कर दिया है। बॉडी ऑफ यूट्रस सर्विक्स है, सर्विक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सप्रा वजाइनल और वजाइनल पोर्शन है। जो बॉडी ऑफ यूट्रस होता है उसके आगे क्या पड़ा हुआ है, आगे ब्लेडर है, पीछे बोवल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे क्या होगा, सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लेडर होगा। इसके अलावा यूट्रोवेजाइकल पाउच होगा। ठीक है, पोस्टीरियरली कौन सा पाउच होगा, रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डगलस हो जाएगा। इसके पीछे कॉइल्स ऑफ आइलियम और सिग्माइड कोलन होती है। लैटरली ब्रॉड लिगामेंट होता है यूट्रस के और यूट्राइन आर्टरी देखने को मिलती है। इसके बाद सर्विस के दो पोर्शन होते हैं, सुप्रा वजाइनल और वजाइनल पोर्शन। सुप्रा वजाइनल पोर्शन होता है, ओके, इसके सामने पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्लेडर होता है, पीछे होता है रेक्टो यूट्राइन पाउच और लैटरली क्या होता है, यूट्राइन आर्टरी और यूरेटर होता है। क्लियर। जो वजाइनल पोर्शन ऑफ सर्विस है उसके आगे एंटीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना, ओके, पीछे पोस्टीरियर फॉर्निक्स आ जाएगा और जो लैटरली क्या हो जाएगा, लैटरल फॉर्निक्स आ जाएगा। यानी जो वजाइनल पोर्शन ऑफ सर्विस होता है इट इज सराउंडेड बाय वजाइनल वॉल्ट, जिसके डिफरेंट फॉर्निक्सेस आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद पेल्विक यूरेटर का रिलेशनशिप है। यूरेटर सबसे पहले पेल्विक ब्रेन को क्रॉस करता है, फिर ये कॉमन इलियक आर्टरी के सामने से गुजरता हुआ आता है जहाँ उसकी बाइफरकेशन हो रही होती है, फिर ये पेल्विक साइड वाल से होता हुआ पेल्विक फ्लोर तक पहुंचेगा। फाइनली ये ब्रॉड लिगामेंट की जो पेरिटोनियम है उसमें से होता हुआ यूट्राइन आर्टरी के नीचे से गुजरता है, यानी यूट्राइन आर्टरी के नीचे से गुजरेगा, फिर ये यूट्री कैनाल में से पास करेगा इन द अपर पार्ट ऑफ कार्डिनल लिगामेंट है, फिर ये लैटरल फॉर्निक्स से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर में। तो क्या क्या पार्ट है, पेल्विक ब्रेन को क्रॉस किया, बाइफर्केशन को क्रॉस किया, लैटरल पेल्विक वाल में से आया, ब्रॉड लिगामेंट से होता हुआ, यूट्राइन आर्टरी के नीचे से होता हुआ, ओके, यूरेटर कैनाल में से पास किया जो कि अपर पार्ट ऑफ कार्डिनल लिगामेंट होती है, लैटरल वजाइनल फॉर्निक्स से होता हुआ ब्लेडर के ट्राइगोन पे चला गया। अब यूरेटर जो डैमेज होता है तीन स्ट्रक्चर से डैमेज हो सकता है। निमोनिक है UVC, यू से होता है यूट्राइन आर्टरी, वी से आ जाएगा वॉल्ट ऑफ वजाइना और सी से आ जाएगा सर्विक्स। ये तीन स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा क्लोजली होता है। अब यूरेटर कैसे डैमेज हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्टेक्टमी कर रहे हैं वहाँ पे कटिंग या टाई हो गया। नंबर 2, आपने इसके ब्लड सप्लाई को इंटरफेयर कर दिया जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरक्रॉसिस हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है फाइब्रोमायोटा, स्कार टिश्यू, या फिर सिस्ट से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो कट हो सकता है, टाई हो सकता है, यूरेटर ब्लड वेसल की ब्लड सप्लाई खत्म हो सकती है, या स्कार टिश्यू, फाइब्रोमायोटा और सिस्ट है, ओके, इससे इंटरफेयर वगैरह हो सकता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, लाइक ब्लड सप्लाई और पेल्विक यूरेटर है। जो यूरेटर की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कहाँ कहाँ से आती है, नंबर 1 ओवेरियन आर्टरी होती है, नंबर 2 यूट्रिनल आर्टरी होती है, नंबर 3 वेसिकल आर्टरी होती है, नंबर 4 इलियक आर्टरी की बाइफर्केशन से ब्लड सप्लाई आती होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द लोअर यूरेट्रिक पार्ट। तो यूट्राइन आर्टरी, वजाइनल वॉल्ट होता है और सर्विक्स वगैरह आ जाता है। इसके बाद आ जाते हैं पेल्विक डायफ्राम के अंदर। पेल्विक डायफ्राम क्या है, मस्कुलर पार्टीशन होती है, ट्रू पेल्विस और पेरिनियम के दरमियान पार्टीशन होती है, गटर शेप फ्लोर बना लेता होता है, दो मसल से बनता है, लिवेटर अनाई से और कॉक्सीजियस से। जो लिवेटर अनाई होती है ना, मेन मसल यही होते हैं। लिवेटर अनाई के अंदर आगे मजीद तीन पार्ट्स होते हैं, स्फिंक्टर वजाइनी, ट्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस, और कॉक्सीजियस में इस्कियोकॉक्सीजियस आ जाएगा। इसके बाद है ओरिजिन ऑफ पेल्विक डायफ्राम। जो पेल्विक डायफ्राम होता है कहाँ से ओरिजिनेट करता है, निमोनिक के PPI, ओके, पी से आ जाएगा, ओके, पी से प्यूबिस आ जाएगा, ओस प्यूबिस है, बॉडी ऑफ ओस प्यूबिस है। इसके अलावा आपका आ जाएगा पैराइटल पेल्विक फेशिया और लास्ट में आ जाएगा स्कियल स्पाइन है, उसकी पेल्विक सर्फेस से निकलता है। इसकी जो इंसर्शन होती है, प्री एनल राफे है, सेंट्रल पार्ट पेरिनियम है, नंबर 2 वाल ऑफ एनल कैनाल है जहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर से मर्ज हो जाता है, और तीसरा एनोकॉक्सीजियल राफे होता है, या लोअर पार्ट ऑफ कॉक्सिस भी आ जाएगा। अब ब्लड सप्लाई ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। जो इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी होती है इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, निमोनिक है, MO माउस आई है, ओके, एम से मिडल रेक्टल आर्टरी, ओ से ऑब्चुरेटर आर्टरी, यू से यूट्राइन आर्टरी, एस से सुपीरियर वेजाइकल आर्टरी, इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंटरनल पोटेंटल आर्टरी, सारी आर्टरियल सप्लाई हो जाती है। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं,
ओके, कोर्स ऑफ यूट्राइन आर्टरी। अब पहले यूरेटर का हमने कोर्स पढ़ा था, अब यूट्राइन आर्टरी का कोर्स पढ़ते हैं। नंबर वन, जो यूट्राइन आर्टरी होती है ये पेल्विक साइड वाल से स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, कहाँ से स्टार्ट होती है? पेल्विक साइड वाल से, क्योंकि ना इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल लीक आर्टरी से आती है। नंबर टू, रट्टा मार लेना। फिर ये बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट्स होती हुई आती है, बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट्स में से होती हुई आएगी, वाल ऑफ यूट्रस तक पहुंचेगी। जैसे ही वाल ऑफ यूट्रस तक पहुंचेगी तो ये क्या करेगी? यूट्रस को सप्लाई करेगी। फिर ये अपर पार्ट ऑफ यूट्रस तक जाएगी और वहाँ से ओवेरियन आर्टरी के साथ अनास्टोमोस जाती होती है। इसके बाद सर्विस की लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ लेते होती है। सर्विस की लैटरली कौन सी होती है? मिमोनिका लियो, LEO लियो। तो एल से क्या हो जाएगा? एल से लैटरल है, ई से एक्सटर्नल इलिक आर्ट रहेगा, ओ से ऑब्चुलेटर और आई से इंटरनल इलिक लिम्फ नोड आ जाएगा। पोस्टीरियरली सैक्रल लिम्फ नोड होते हैं। इसके अलावा कॉमन इलिक और लोअर पैरायोटिक लिम्फ नोड होते हैं। व्हाट इज स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन होता है? स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन क्या होता है? जो सर्विस के दो पार्ट होते हैं, एंडो सर्विस और एक्टो सर्विस होता है। जो एंडो सर्विस होता है इसकी एपिथेलियम कॉलमनर एपिथेलियम होती है, अपर टू थर्ड में सिलिएटेड होती है। क्लियर, और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में चेंज हो जाती है अराउंड द रीजन ऑफ एक्सटर्नल ऑस है, अराउंड द रीजन ऑफ एक्सटर्नल ऑस। ठीक हो गया। और इनके जंक्शन को क्या बोलते हैं? हम स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन कहते होते हैं। और जो स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन है ना, उसके बॉर्डर पे हमें क्या देखने को मिलता है? ट्रांसफॉर्मेशन जोन देखने को मिलता है। अब रट्टा मार लेना, पहले स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन ना एक्टो सर्विस के ऊपर पड़ा होता है, फिर ये वापस चला जाता है कहाँ पर? एक्सटर्नल ऑस तक चला जाता होता है वाया स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। इस स्क्वेमस मेटाप्लेजिया वाले एरिया को क्या बोलते होते हैं? हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं। स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ये सबसे ज़्यादा एरिया इन जगह पे आपको सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया या कैंसर देखने को मिलता है। और कैंसर को रट्टा मारना HPV से होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 6 और 11 वार्ड्स करवाती है, 16, 18, 31, 33, 45 ये क्या करवाती है? कैंसर करवा देती होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद है ये पेजेस में मिसिंग है, इस पास्ट पेपर में पेजेस मिसिंग है, शायद मैं ओपन नहीं कर पा रहा। ओके, आई थिंक पेजेस कुछ मिसिंग है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ के मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन और एजेनेसिस वाला टॉपिक था, मिसिंग है। तो मैं आपको ऐसी ओवर दे देता हूँ, अपनी किताब से ओवरव्यू दे देता हूँ। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मुलेरियन अनॉमलीज वाला। तो जो मुलेरियन अनॉमलीज, आपने 2 मेन अनॉमलीज पढ़नी है, मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन और मुलेरियन एजेनेसिस। मुलेरियन एजेनेसिस को बोलते हैं रॉकेटन्स्की कस्टर होसर सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अर्ली एडोलेसेंस होती है, इसमें प्राइमरी एमेनोरिया होता है। प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब है फेलियर टू इनिशिएट मेंसेस बाय द एज ऑफ 16 ईयर्स। ठीक हो गया। तो उसके क्या होगा? प्राइमरी एमेनोरिया होगा, लेकिन नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। क्लियर, ओके। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? तो इसमें क्या होगा? अपर टू थर्ड ऑफ वजाइना, सर्विक्स और यूट्रस नहीं होगा। ओके, यानी इसमें क्या होगा? यूट्रस और वजाइना नहीं होगी। जो लोअर 1/3 ऑफ वजाइना होगा वो ब्लाइंड एंडेड होगा या एब्सेंट वजाइना आपको देखने को मिलेगा। तो ये आता है मेयर रॉकेटन्स्की कस्टर होसर सिंड्रोम है। इसमें अल्ट्रासाउंड कराती है पेल्विस का, एब्डोमेन का, जिसमें क्या मिलता है आपको? ओवरी तो मिल जाएगी, लेकिन कोई फंक्शनल यूट्रस नहीं मिलेगा। इसके अलावा हार्मोनल प्रोफाइल करा लोगे, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को देखने के लिए LH, FSH, TSH, टेस्टोस्टेरोन, TFT का लेवल करा लोगे। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? मैनेजमेंट के अंदर अपनी साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा वजाइना क्रिएट करना होता है फॉर इंटरकोर्स, लाइक वजाइनोप्लास्टी या वजाइना डायलेटेशन वगैरह करते होते हैं। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका वो आ जाएगा, लाइक कहने का मतलब है दूसरा मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको इम्परफेक्ट हाइमन कहते हैं। मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर भी क्या होगा? अर्ली एडोलेसेंट फीमेल होती है। ओके, इसके अलावा क्या होगा? उसको ना प्राइमरी एमेनोरिया है और उसको क्या? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल है, लेकिन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसमें हर महीने साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, पेल्विक मैंस देखने को मिलता है, ब्लूइश बल्जिंग हाइमन मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा और क्या मिलता है? हिमेटोकोल्पोस, हिमेटोमीटर आपको देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होगी? अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और पेल्विस वगैरह करा लोगे। ओके, जिसमें आपको मिलेगा? हेमाटोकोल्पोस, हेमाटोमीटर मिलेगा। ओके, क्लियर। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? क्रूशियल MCL देते होती है, ड्रेनेज ऑफ रिटेन ब्लड करते होते हैं। अब इसका फॉलो आप कैसे करते हैं? 1 से लेकर 2 हफ्ते तक आपने करना होता है फॉर टू इंस्पेक्ट एनी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है। और 3 से लेकर 6 महीनों के बाद आपने क्या करनी है? COCP इस्तेमाल करनी है टू रेगुलेट एनी मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है। क्लियर, सही हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन के 2 ही डिफरेंशियल होते हैं, इम्परफेक्ट हाइमन और ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम। ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम के अंदर कोई हेमाटोकोल्पोस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि मुलेरियन डक्ट की क्या क्या नॉर्मलीज हो सकती है? मुलेरियन डक्ट की नॉर्मलीज क्या हो सकती है? या तो बना ही नहीं। ओके, वैसे इसकी नॉर्मलीज को पढ़ने के लिए ना आपने ना बुक से पढ़ना है, U0, U1, U1, U2, U3, U4, U5। ओके, क्लियर। U0 का मतलब है नॉर्मल यूट्रस, U1 का मतलब होता है ओके डिसमॉर्फिक यूट्रस होता है, U2 का मतलब होता है ओके सेप्टेट यूट्रस होता है, U3 का क्या मतलब होता है? बाइकॉर्पोरियल यूट्रस होता है, बाइकॉर्पोरियल। U4 का मतलब है हेमी यूट्रस और U5 का मतलब है एप्लास्टिक। तो डिसमॉर्फिक, सेप्टेट, बाइकॉर्पोरियल, हेमी और एप्लास्टिक यूट्रस है, ये सारी क्या होती है? मुलेरियन स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज होती है। ऑलमोस्ट ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब हम MCQs वगैरह स्टार्ट करते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ oogonia या प्राइमरी oocytes होते हैं वो कहाँ पे होते हैं?
ओके। द मैक्सिमम नंबर आपको देखने को मिलता है 20 वीक्स पर। 20 वीक्स का मतलब है 5 मंथ्स। ओके क्लियर, ठीक हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल आपको देखने को मिलती होती है 20 वीक्स पर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मेन स्पॉट ऑफ यूट्रसिस, तो वो कौन सा होता है? ट्रांसवर्स वजाइनल ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, जिसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल लिगामेंट या ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है। इसके बाद यूट्रस डेवलप होता है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के अंदर। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल 20 वीक्स पे आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स है। सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स का मतलब है कि जो प्रोलैप्स है वो हाइमन तक पहुंच गया है। मेन स्पॉट ऑफ यूट्रस कौन सी होती है? कार्डिनल लिगामेंट, जिसको ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट कहते होते हैं। फलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट होते हैं? फलोपियन ट्यूब क्या होती है? स्टिमस होता है, ओके, एम्पुला होता है, क्लियर। इसके अलावा एम्पुला होता है, ओके, और कौन सा पार्ट होगा? इस्थेमस हो गया, इंटरस्टिशियम वाला पार्ट हो गया, और लास्ट में इस्थेमस भी हो गया, इन्फेंटिबुलम वाला। ओके, 4 पार्ट्स आपके हो जाते हैं। इसके बाद ओवेरियन आर्टरी कहाँ से आती है? एब्डोमिनल एओर्टा से आती है, जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी है। इसके बाद एनाटॉमी ऑफ जेनिटल ट्रैक है। इंडक्शन ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो किससे होता है? वो एक्सटर्नल मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया टेस्टोस्टेरोन से होता है। वैसे जो बेस्ट आंसर आना चाहिए था वो है आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, क्योंकि वही विरिलाइजेशन कराता होता है। अनफ्यूज कॉर्डल पोर्शन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, जिसको मुलियरियन डक्ट कहते हैं, ये क्या बनाती है? फैलोपियन ट्यूब बना देती है। रूडिमेंट्री यूट्रस मेयर ओकेटन्स्की कस्टर होसेस सिंड्रोम में होता है। साइज ऑफ फीमेल यूरेथ्रा 3.5 सेंटीमीटर का होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ सर्विस कौन से होती है? लैटरली। आपने रट्टा मारना कि कौन कौन से थे लैटरली? लाइक एक्सटर्नल इलिक था, ऑब्चुलेटर था, इंटरनल इलिक था। इसके अलावा कॉमन इलिक और लोअर पैरायोटिक पे रट्टा मार लेना। एसआरवाई जीन ये मेल क्रोमोसोम वाई पे पड़ा होता है। एब्सेंट यूट्रस क्या? मेयर ओकेटन्स्की कस्टर होसेस सिंड्रोम है। ओवेरियन आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा से आती है, जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी। इम्परफोरेट हाइमन है, ब्लूइश बल्जिंग मेम्ब्रेन है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, क्रिप्टोमेनोरिया, तो इम्परफोरेट हाइमन होता है, जिसको बोलती है मुलियरियन ऑब्स्ट्रक्शन। विच पार्ट ऑफ द यूट्रस बिकम द लोअर पोर्शन ऑफ ग्रेविड यूट्रस, तो सर्विस बन जाता है। ब्लड सप्लाई ऑफ अपर वजाइना, तो सर्वाइको वजाइनल ब्रांचेस ऑफ यूट्रन आर्टरी से आती है। फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ ओनली अपर पार्ट ऑफ द मुलियरियन डक्ट, अगर अपर पार्ट ऑफ द मुलियरियन डक्ट फ्यूज नहीं हो पाई तो बाइकॉर्डिनेट यूट्रस हो जाएगा, पूरा का पूरा नहीं कर पाई यूट्रस डायडल्फिस हो जाएगा। ओके, और अगर इन दोनों के दरमियान में जो वाल्स होती है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाई तो सेप्टेड यूट्रस हो जाएगा। और अगर फंडस नहीं बना तो उसको आर्कुएड यूट्रस कहते हैं। मेजर लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो वो पैरायोटिक लिम्फ नोड होते हैं। मसल फॉर्मिंग द बल्क ऑफ लिवेटर बनाए तो पीबोकॉक्सीजियस होता है। ओके, नॉर्मल कैन बी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एमेनोरिया है, यूट्रस भी एब्सेंट है तो ये मुलियरियन एजेनेसिस या मेयर ओकेटन्स्की कस्टर होसेस सिंड्रोम है। ओवरी मौजूद है, यूट्रस एब्सेंट है, 1 सेकंड, मेयर ओकेटन्स्की कस्टर होसेस सिंड्रोम है। ओके, अनफ्यूज कॉर्डल पोर्शन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, तो वो क्या बनाती है? फैलोपियन ट्यूब बनाती है। जो फ्यूज पोर्शन होता है उसको मुलियरियन टुबरकल कहते हैं, वहाँ से क्या बनता होता है? ओके, यूट्रस, सर्विक्स और अपर 2/3 वजाइना बनता होता है। ओवेरियन आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा से आती है, जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी। मसल फॉर्मिंग द बल्क ऑफ लिवेटर नाइट, तो वो पीबोकॉक्सीजियस होता है। इम्परफोरेट हाइमन है, ब्लूइश बल्जिंग मेम्ब्रेन है, तो मुलियरियन ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जबकि मुलियरियन एजेनेसिस के अंदर क्या होता है? ब्लाइंड वजाइना होता है और यूट्रस से नहीं होता। इसके बाद चलते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर पे चलते होते हैं। ओके, हार्मोनल डिसऑर्डर में पहला प्राइमरी एमेनोरिया और टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? 45X0 होता है। अब टर्नर सिंड्रोम की क्या मैनेजमेंट होती है? चाइल्डहुड में आपने क्या करना होता है? ग्रोथ की इंडक्शन करनी होती है, क्लियर। टर्नर सिंड्रोम में आपने क्या करना है? चाइल्ड की ग्रोथ इंडक्शन करनी होती है। इसके अलावा एडोलेसेंस में आपने क्या करना होता है? एडोलेसेंस में आपने प्यूबर्टी को इंड्यूस करना होता है। ओके, प्यूबर्टी को आपने क्या करना है? इंड्यूस वगैरह करना होता है। एक मिनट मैं यहाँ से ओपन कर लूँ। ओके, ठीक हो गया। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? बच्चों के अंदर आपने क्या करना होता है? बच्चों के अंदर सबसे पहले आपने ग्रोथ को फोकस करना होता है। अगर हम अडल्ट के बारे में बात करें, अडल्ट में सबसे पहला फेज क्या होता है? प्यूबर्टी के इंडक्शन करना। प्यूबर्टी के इंडक्शन कैसे करेंगे? आप HRT से करोगे। इसमें आप ईस्ट्रोजन देते हैं, ओरली देते हैं, एट लो डोज देते हैं। और फिर इसके बाद आप 18 महीनों से लेकर 2 सालों के बाद आप क्या स्टार्ट करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन आपने पहले स्टार्ट किया, तकरीबन 2 सालों के बाद आपने प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट किया। सेकंड फेज में अगर उसको वो प्रेगनेंसी चाहती है तो डोनर एग से आपने क्या करना है? उसको फर्टिलाइज कर देना होता है, क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ही हो जाएगा। लेकिन चाइल्ड बर्थ डिफिकल्ट हो सकती है ड्यू टू शॉर्ट स्ट्रेचर है। एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन जो कि टर्नर सिंड्रोम के साथ हो सकती है। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, हॉर्स शो किडनी होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, हेयरिंग लॉस है, और एंडोक्राइन डिसफंक्शन लाइक ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं। ओके, अगर किसी फीमेल की मस्कुलाइजेशन है या विरिलाइजेशन है, क्या काज होते हैं? और अगर मेल की होती है फेमिनाइजेशन, तब क्या काज होते हैं, क्लियर। तो काजेज ऑफ मस्कुलाइजेशन इन फीमेल, तो अगर एंड्रोजन के लेवल ज़्यादा है, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। नंबर 3, एंड्रोजन सिक्रेटिंग एड्रीनल ट्यूमर है। नंबर 4, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इन सब के अंदर क्या होता है? एंड्रोजन के लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। ये तो हमने पढ़ लिया काज ऑफ विरिलाइजेशन इन लाइक इन फीमेल। ओके, अब काज ऑफ ठीक है फेमिनाइजेशन इन मेल, ठीक हो गया। ये अंडर मस्कुलाइजेशन इन केमिक का मतलब मेल, तो उसके क्या क्या काज होते हैं? नंबर 1, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, क्लियर, ठीक हो गया। इसके अलावा XY गोनाडल डिसजेनेसिस हो सकता है, जिसको बोलते हैं स्वायर सिंड्रोम बोलते हैं। तीसरा आपने रट्टा मारना है, 5-अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी है, जिसमें ब्रेस्ट नहीं होता। और जो चौथा आ जाएगा वो है मुलेरियन इनहिबिटर डेफिशिएंसी, क्लियर, मुलेरियन इनहिबिटर डेफिशिएंसी।
अब इनको कैसे डिफरेंशिएट करना होता है, इन सबको हम बोलते हैं 46XY डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, 46XY डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि टेस्टिस है या नहीं है। अगर टेस्टिस नहीं है तो पहला डिफरेंशियल आपका रूल आउट हो जाएगा, वो है आपका स्वायर सिंड्रोम। ओके, ठीक हो गया, जिसमें टेस्टिस एब्सेंट होते हैं, XY को लिटिल डिसजेनेसिस होता है। ओके क्लियर। बाकी सब चीज़ें ना मेल जीनोटाइप मेल वाला होता है, बाकी सब चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट फीमेल वाली होती है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी फीमेल वाला होता है, क्लियर। फिनोटाइप भी फीमेल वाला होता है, प्रेगनेंसी भी हो सकती होती है। दूसरा आपने देखना है टेस्टिस है या नहीं। अगर टेस्टिस है तो आपने ये देखना है कि वो डेवलप किया या नहीं। ओके, ठीक हो गया। अगर टेस्टिस मौजूद है तो इसके बाद नेक्स्ट देखना है कि मुलेरियन स्ट्रक्चर डेवलप है या नहीं। अगर मुलेरियन स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है इसका मतलब है मुलेरियन इनहिबिटर डेफिशिएंसी है। ओके, मुलेरियन इनहिबिटर डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, AMH हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई। AMH हार्मोन रट्टा मार लेना, ये वो स्ट्रक्चर वो होता है जो कि क्या करता है, मुलेरियन स्ट्रक्चर को रिग्रेस करता है। लेकिन अगर मुलेरियन स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं तो उसका मतलब है मुलेरियन इनहिबिटर डेफिशिएंसी है। अगर मुलेरियन स्ट्रक्चर रिग्रेस हो जाती है तो आपने देखना है वुल्फियन स्ट्रक्चर को। जब वुल्फियन स्ट्रक्चर अगर बने या नहीं बने, अगर वुल्फियन स्ट्रक्चर नहीं बने, रिग्रेस हो गया, दैट मीन्स कौन सा हार्मोन डेफिशिएंट है। ओके, टेस्टोस्टेरोन ने अपने एंड्रोजन के रिसेप्टर के जरिए काम नहीं किया तो उसका मतलब है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है, ठीक हो गया। ओके, और अगर वुल्फियन स्ट्रक्चर डेवलप हो चुके हैं लेकिन विरलाइजेशन नहीं हुई एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तो वो होता है 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी है। दोबारा बता देता हूँ कैसे आपने याद करना है। सबसे पहले देखना है टेस्टिस है या नहीं। अगर टेस्टिस नहीं है तो वो स्वायर सिंड्रोम होता है, XY को लिटिल डिसजेनेसिस है। अगर टेस्टिस होता है तो आपने मुलेरियन स्ट्रक्चर को देखना होता है। अगर मुलेरियन स्ट्रक्चर डेवलप कर गया जो कि नहीं करना चाहिए था तो वो AMH की डेफिशिएंसी है, मुलेरियन हार्मोन की इनहिबिटर डेफिशिएंसी है। अगर मुलेरियन स्ट्रक्चर रिग्रेस हो चुकी है तो अपने वुल्फियन स्ट्रक्चर को देखना है। अगर वुल्फियन स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाए, रिग्रेस हो गया, इसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन ने सही काम नहीं किया, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है। ओके, और अगर कहने का मतलब है वुल्फियन स्ट्रक्चर डेवलप कर गया तो 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी है। अभी जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मुलेरियन एजेनेसिस, तो इसका एक क्लोज डिफरेंशियल होता है, बहुत है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। कैसे डिफरेंशिएट करते होते हैं, आपने क्या कराना होता है, लाइक कैरियोटाइप आपने करानी होती है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो काज ऑफ मस्कुलराइजेशन इन फीमेल तो रेस एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर है एड्रीनल ग्लैंड का, या PCOS है, या फिर कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होता है। कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, क्लियर। जिसमें आपको जो एंड्रोजन का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर ये एंजाइम आता है 17 अगर 17 की डेफिशिएंसी होती है तो इसमें मेलानोकॉर्टिकॉइड का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर 11 की होती है तो इसमें मेलानोकॉर्टिकॉइड भी ज़्यादा होते हैं और स्टीरॉइड भी ज़्यादा होता है। अब कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्लियर। तो इसमें आपने क्या करना होता है, लाइफ लॉन्ग स्टीरॉइड की रिप्लेसमेंट देनी है, हाइड्रोकोर्टिसोन की और फ्लूट्रोकोर्टिसोन की। जेनिटेलिया की सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी होती है जब वो इन्फेंट वेल स्टेबलाइज हो चुका है, स्टीरॉइड रेजिम पर। और लास्ट में आपने क्या करनी होती है, ओके, लास्ट में आपने फेमिनाइजिंग जेनिटल सर्जरी करनी है विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ फीमेल इन्फेंट के अंदर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं एमेनोरिया वाले टॉपिक पर। एमेनोरिया कब लेबल करते होते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंसेस है, ठीक हो गया। प्राइमरी एमेनोरिया कब लेबल करते होती है, फेलियर टू इनिशिएट मेंसेस बाय द एज ऑफ 16 ईयर्स, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। और सेकेंडरी एमेनोरिया कब लेबल करते हैं, ओके, एब्सेंस ऑफ मेंसेस फॉर एटलीस्ट मोर देन 6 मंथ। और आपने 3 चीज़ों को रूल आउट करना है, प्रेगनेंसी को, लैक्टेशन को, और तीसरा आपने रूल आउट करना होता है मेनोपॉज को, ओके। और तीसरा होता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया के अंदर क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं जो कि 35 डेज से ज़्यादा के होते हैं और एक साल में तकरीबन 4 से लेकर 9 पीरियड्स आपको देखने को मिलते होते हैं। तो इसमें आपने क्या क्या हिस्ट्री लेनी है, क्या क्या एग्जामिनेशन आपने करना होता है, ओके। तो कैसे इवैल्यूएट करना होता है, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना होता है हिस्ट्री से, फिर एग्जामिनेशन से, फिर इन्वेस्टिगेशन पे, ठीक हो गया। ओके, सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के अंदर आपने डेवलपमेंटल हिस्ट्री पूछनी है, इंक्लूडिंग द मिनार्की, कि मिनार्की कब से स्टार्ट हुई थी, डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री है, सिम्टोमेटोलॉजी पूछनी है, क्लिनिकल सिम्टम या हिस्टोटिज्म तो नहीं है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री है, और सिस्टमिक इंक्वायरी है जिसमें हेडेक, गैलेक्टोरिया, विजुअल डिस्टर्बेंस, BMI, ये सारे प्रोडक्टिनोमा के सवाल पूछ रहे हो। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने क्या क्या करवाना है, सबसे पहले आपने क्या कराना है, प्रेगनेंसी टेस्ट है, ओके, एमेनोरिया को रूल आउट करने के लिए यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है। अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है, हार्मोनल लेवल कराना होता है, हार्मोनल प्रोफाइल में रट्टा मालूम क्या क्या होती है, LH होता है, FSH होता है, TSH आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन है, थायराइड फंक्शन टेस्ट है और प्रोलैक्टिन आ जाता है, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। फिर आपने क्या कराना है, इमेजिंग करानी होती है। इमेजिंग के अंदर आप पैल्विक अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, MRI करा लोगे ब्रेन की, हिस्टेरोस्कोपी करा लोगे, सबसे लास्ट में आप कैरियोटाइपिंग करा लोगे, ओके, ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद एक फीमेल आई है जो कि डिलेड प्यूबर्टी के साथ आई है। डिलेड प्यूबर्टी का मतलब है फीमेल में 14 और मेल में होती है 16, जबकि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब है फीमेल में 8 और मेल में 9, ओके। तो अगर डिलेड प्यूबर्टी आती है इसकी क्या असेसमेंट करनी होती है, सबसे पहले अपनी हाइट और वेट को देखना होता है, क्यों, क्योंकि हाइट और वेट अगर कम है, शॉर्ट स्ट्रेचर है तो टर्नर सिंड्रोम काज हो सकता है। फिर अपने टर्नर स्टेजेस देखनी होती है, ये ना प्यूबर्टी की स्टेजेस होती है, टर्नर स्टेजेस होती है, क्लियर। जो टर्नर स्टेजेस होती है, टर्नर स्टेजेस 1 2 3 4 5 होती है, ओके, क्लियर, 10 स्टेजेस। अब ना फीमेल में रट्टा मार लेना, सबसे पहले जो प्यूबर्टी होती है फीमेल में, पहले थिलार्की होता है, फिर एड्रीनार्की होता है, फिर मिनार्की होता है। थिलार्की का मतलब है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट है, एड्रीनार्की का मतलब है प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ है, और मिनार्की का मतलब है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। और तकरीबन मिनार्की होती है वो 2 से लेकर 3 साल के बाद आ जाती है, फ्रॉम द
थिलार्की, यानी थिलार्की के तकरीबन 2 से लेकर 3 साल के बाद मिनार्की स्टार्ट हो जाती है। एवरेज एज ऑफ मिनार्की क्या होती है 12.8 ईयर्स होती है। क्लियर। जो इनिशियल साइकिल होती है एनओव्यूलेटरी होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, इरेगुलर होती है ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है। अब यहाँ पे मैं 10 स्टेजेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10 स्टेजेस 1 2 3 4 5 होती है। 1 में कोई ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं होती। 2 में क्या होती है, 2 में आपको एलिवेशन ऑफ ब्रेस्ट, 2 में क्या होता है ब्रेस्ट की बर्डिंग होती है। 3 में क्या होता है एलिवेशन ऑफ ब्रेस्ट कॉन्ट्यूर विद द लॉस ऑफ कॉन्ट्यूर सेपरेटिंग द एरियोला और ब्रेस्ट है, यानी 3 में क्या होगा एलिवेशन ऑफ ब्रेस्ट कॉन्ट्यूर है। 4th में क्या हो जाएगा, 4th में एरियोला होगा वो सेकेंडरी माउंट बनाना शुरू कर देगा और 5th में क्या होगा अडल्ट ब्रेस्ट बन जाएगा। क्लियर। आज बस रट्टा मार लेना। इसी तरह प्यूबिक हेयर में क्या चेंजेस होती है, 1 में कोई प्यूबिक हेयर नहीं होता। 2 में स्पार्स स्ट्रेट प्यूबिक हेयर होते हैं। 3 में कोर्स प्यूबिक हेयर आना शुरू हो जाते हैं। ओके। 4th में आपको क्या देखने को मिलता है, इनर थाई को कवर नहीं करते। 5th में इनर थाई को कवर कर लेते हैं। तो आपने स्टेजेस अच्छे से देख ले लिया। इसके अलावा डिलेड प्यूबर्टी में ओके और क्या क्या चीज़ें देखोगे, क्योंकि डिलेड प्यूबर्टी के जो काजेज है ना मोस्ट कॉमन तो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले होता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस में क्या हो सकता है, ओके हाइपोथैलेमस में कैल्मन सिंड्रोम हो सकता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ GnRH होता है। हाइपोस्मिया एनोस्मिया भी देखने को मिलता है। और पिट्यूटरी में आपने प्रोलैक्टिनमा को रूल आउट करना होता है। तो आपने हिस्टोटिज्म को, विजुअल फील्ड इफेक्ट को, क्रोनिक डिजीज को, साइंस ऑफ टनल सिंड्रोम को देख रहा होता है। ओके। अब कॉजेज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। ओके कॉजेज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। ओके तो प्राइमरी एमेनोरिया के कॉजेज को डिवाइड करना होता है आपने 3 में डिवाइड करना है। हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस है। ठीक हो गया। हाइपोथैलेमस में मसला तो नहीं है, पिट्यूटरी में है, ओवेरियन में मसला तो नहीं है। ओके अब हाइपोथैलेमस में क्या मसला हो सकता है, ओके अब हाइपोथैलेमस में मसला ये हो सकता है कि कैल्मन सिंड्रोम हो सकता है। ओके या कुछ फिजियोलॉजिकल कॉजेज की वजह से भी हाइपोथैलेमस में मसला हो सकता है। ओके लाइक हाइपोथैलेमस के अंदर हम कह सकते हैं कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल है। फंक्शनल के अंदर क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल काज है, स्ट्रेस, एनर्जी, एक्सरसाइज की वजह से। नॉन फंक्शनल के अंदर आपको किस स्पेस ऑक्यूपाइंग लिगन है, सर्जरी हुई है या कैल्मन सिंड्रोम है, इसको आपने रखना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके तो हम ना प्राइमरी इम्यूनिटी के कॉजेज़ को अपने 3 में डिवाइड करना है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन और चौथा एंडोमेट्रियम के कॉजेज़ को या आउटफ्लो के कॉजेज़ को होता है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल होते हैं। ओके जो फंक्शनल कॉजेज़ होते हैं ना उसमें आपने रट्टा मारना है। फंक्शनल में क्या था, स्ट्रेस था, एनर्जी था, एक्सरसाइज था। नॉन फंक्शनल में आपका कैल्मन सिंड्रोम है। पिट्यूटरी के अंदर क्या कॉज हो सकता है, मोस्ट कॉमन पिट्यूटरी एडिनोमा और पिट्यूटरी एडिनोमा में भी प्रोलैक्टिनोमा। इसके अलावा शीहाम सिंड्रोम है। ओवरी में क्या मसला हो सकता है, एनओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाई, दैट मींस PCOS होता है। टर्नर सिंड्रोम है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर में क्या होता है, FSH LH काफ़ी ज़्यादा होता है, एस्ट्राडायल कम हो जाता है। और रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम है। रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम में और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर में कैसे डिफरेंशिएट करते होते हैं, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर में कोई वायबल फॉलिकल नहीं होता ओवरी में, जबकि रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम में ओवरी के अंदर वायबल फॉलिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर में क्या होता है, FSH LH ज़्यादा होता है, एस्ट्राडायल ना होने के बराबर होता है। रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है, FSH LH ऑलमोस्ट नॉर्मल पड़े हुए होते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव आउटफ्लो ट्रैक एब्नॉर्मैलिटी है, इसमें आपने रट्टा मार लेना। ओके इसमें क्या करना याद रखना है, इसमें आपने एशरमैन सिंड्रोम रट्टा मार लेना, मुलियन एजेनेसिस है या मुलियन ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम है, इम्परफोरेट हाइमन है या फिर एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम है। ये डेफिनेशन तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उनकी। क्लियर। इसके बाद चलते हैं PCOS वाले टॉपिक के अंदर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम ऑफ ओवेरियन डिसफंक्शन होता है जिसमें आपको हाइपर एंड्रोजनिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज से एसोसिएटेड होती है। अगर अभी अल्ट्रासाउंड करा ले तो 25% के अंदर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज आपको देखने को मिलेगी। जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है ना, ये जेनेटिक जीन से एसोसिएटेड होती है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस से एसोसिएटेड होती है, हाइपर एंड्रोजनिज्म से एसोसिएटेड होती है, ओबेसिटी से एसोसिएटेड होती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर में जो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज लाइक ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया होता है। इनफर्टिलिटी आपको 75% केसेस में देखने को मिलती है। हिर्सुटिज्म, एक्ने देखने को मिलती है, ओबेसिटी होता है, कैंथोसिस नाइग्रिकन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। अब इसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है जिसको बोलते हैं रोटरडम्स क्राइटेरिया। रोटरडम्स क्राइटेरिया में आपको तीन चीज़ें चाहिए। नंबर 1 एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया। नंबर 2 क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजनिज्म है, मतलब एक्ने, हिर्सुटिज्म, एलोपेशिया है। और नंबर 3 अल्ट्रासाउंड के ऊपर, पेल्विक अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज चाहिए। नंबर 1 क्या निशानी होगी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की, 8 या 8 से ज़्यादा फॉलिकल चाहिए, लेस देन 10 मिलीमीटर इन डायमीटर। नंबर 2 रट्टा मार लेना, इंक्रीज स्ट्रोम आपको चाहिए होता है। क्लियर। ठीक है। ओवेरियन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 10 ml से ज़्यादा का हो जाएगा। अब हम इसकी ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर है कि अगर आपने मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को ठीक करना है तो आपने COCP इस्तेमाल करना होता है। COCP क्या करती है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को बढ़ा देती होती है। क्यों, क्योंकि PCOS के अंदर क्या होता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो जाता है, इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम है, LH ज़्यादा है, LH FSH की रेशियो क्या होती है, बढ़ जाती होती है। इंक्रीज फास्टिंग इंसुलिन लेवल आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके और आपको बता चुका हूँ कि अल्ट्रासाउंड में ना जो 25% फीमेल के अंदर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिलेगी, लेकिन डायग्नोस बनाने के लिए आपको ये पूरा क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो COCP दे दोगे जो कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को बढ़ा देती होती है। इसके अलावा साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरोन दे दोगे टू रेगुलेट विथड्रॉल ब्लीडिंग है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और क्या हम फर्टिलिटी के लिए क्या देते होते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट देते होते हैं। साथ में आपने क्या करनी होती है, सर्जरी करनी होती है। सर्जरी में क्या होती है, लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करते होते हैं। ओके ओबेसिटी में क्या होती है, ओबेसिटी में आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी होती है। ओके एक्सरसाइज करनी होती है और वेट की रिडक्शन करनी होती है,
लैटरल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और वेट की रिडक्शन आ जाएगा। ओके, अगर हिर्सुटिज्म है या एंड्रोजन वाले सिम्टम आते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, इसमें आपने एफ्लोनिथिन क्रीम इस्तेमाल करनी होती है। एफ्लोनिथिन क्रीम करते क्या है, एफ्लोनिथिन क्रीम को क्रीम ऑफ वेनिको भी कहते हैं। ये ऑर्निथिन डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देती है जो कि हेयर की ग्रोथ कराता है। नंबर 2 सिप्रोटिलोन एसीटेट जो कि एंटी एंड्रोजन होता है। इसके अलावा GnRH एगोनिस्ट इस्तेमाल कर सकते होते हैं और फिनास्टेरॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्जरी के अंदर लेजर या इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते होते हैं। क्लियर, मेटफॉर्मिन भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, और सर्जिकल थेरापी में लेजर इलेक्ट्रोलाइसिस तो ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीसीओएस की वजह से लॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज देखने को मिलेगी। क्यों, ओबेसिटी की वजह से, इंसुलिन की रेजिस्टेंस और डिस्लिपिडीमिया की वजह से। नंबर 2 क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज पिलाइटिस, GDM करा देता है। नंबर 3 एमेनोरिया होगा। एमेनोरिया क्यों होगा, ओके, जब ना अनअपोज यानी एमेनोरिया की वजह से क्या होगा, जब एमेनोरिया होगा ईस्ट्रोजन अनअपोज है उसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और कैंसर देखने को मिलेगा। तो क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होगा ड्यू टू ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डिस्लिपिडीमिया। नंबर 2 टाइप 2 डायबिटीज तो GDM हो जाएगा। एमेनोरिया की वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और कैंसर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आपको साइक्लिकल, सोमैटिक, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, यानी जो साइक्लिकल सिम्टम होते हैं, सोमैटिक होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, इमोशनल सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको लूटियल या प्री मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखने को मिलते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब इसके ना जो रिस्क फैक्टर होते हैं, रिस्क फैक्टर में कैफीन इंटेक करने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, एज ज़्यादा है, डिप्रेशन की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, ये आता होता है। क्लियर, ओके, मोस्ट कॉमन जो इसमें दो तरह के सिम्टम होते हैं, बिहेवियर सिम्टम और फिजिकल सिम्टम। जो मोस्ट कॉमन फिजिकल सिम्टम होता है वो ब्लॉटिंग और फटीग होता है, जबकि मोस्ट कॉमन बिहेवियर सिम्टम होता है वो मूड स्विंग होता है, लाइक पहले डिस्फोरिया हो सकता है और इरिटेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक हो गया। तो इसमें दो तरह के सिम्टम होते हैं, साइक्लिकल होते हैं, बिहेवियर सिम्टम होते हैं और सोमैटिक सिम्टम होते हैं। तो सोमैटिक सिम्टम होते हैं वो ब्लॉटिंग होती है और एक्सट्रीम फटीग होती है। ओके, क्लियर, जबकि आपके ये नहीं ब्लॉटिंग है और एक्सट्रीम फटीग है फिजिकल सिम्टम है, जबकि बिहेवियर सिम्टम क्या होती है, मूड स्विंग आपको देखने को मिलता है, डिस्फोरिया, इरिटेबिलिटी। और क्या हो सकता है, ब्लॉटिंग हो गया, एब्डोमिनल क्रैम्प हो गया, एक्सट्रीम फटीग हो गया, साइक्लिकल वेट गेन है, मास्टल्जिया है, हेडेक है, डिप्रेशन है, आपको देखने को मिलते होते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इनिशियली तो आपने क्या करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है। इनिशियली आपने क्या करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, लाइफ स्टाइल के अंदर क्या ओबेसिटी से ताल्लुक है, तो वेट लॉस को कम करो, वेट लॉस करो, एक्सरसाइज करो, साल्ट, शुगर, ओके, फैट, साल्ट, शुगर, अल्कोहल, ये वाली डाइट आप कम से कम करो। फाइबर की डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लो, फ्रूट वेजिटेबल लो, स्ट्रेस की मैनेजमेंट करो, कैसे रिलैक्सेशन से, योगा से, नमाज वगैरह से, वाइटामिन मिनरल ले लो, लाइक वाइटामिन B6 है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। ये तो आगे आपका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट आती है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में आपने फार्माकोथेरेपी और साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी में CBT आ जाएगा, फार्माकोथेरेपी के अंदर SSRI आ जाएगा। इसके अलावा आपने साइकिल को सप्रेस करना है। कैसे साइकिल को सप्रेस कर दोगे, आप COCP दे दोगे या एस्ट्राडायल दे दोगे सबडर्मल वाला, या आप GnRH एनालॉग्स दे दोगे, वो भी साइकिल को सप्रेस कर देती होती है। या सर्जरी कर दोगे लास्ट में अगर नहीं ठीक हो रहा। सर्जरी कौन सी करती होती है, ओके, हिस्टेरेक्टमी और बायलैटरल साल्वेज जो ओफ्रेक्टमी, ये कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव टेक्निक्स भी होती है, लाइक सेंट जॉन वॉर्ड्स होती है, ये मूड को इंप्रूव कर देती है। इवनिंग प्राइमरोस ऑयल है, ये मास्टल्जिया के लिए देते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। कहते हैं तमाम PMS के जो सिम्टम है, PMS वाले जो पेशेंट होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वाले, इनके रेजिस्टेंट सिम्टम होते हैं, इसमें आपने क्या कर दी, पहले आपने GnRH एनालॉग्स आपने देना होता है। ठीक हो गया, अगर GnRH एनालॉग्स ना ओवेरियन साइकिल को सप्रेस कर देंगे, ओके, जो फीमेल GnRH को रिस्पॉन्ड कर जाती है, इसका मतलब है सर्जरी से उसको फायदा होने वाला है। और सर्जरी कौन सी करते हैं, बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी और टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी और बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो इसमें आपको साइक्लिकल, सोमैटिक, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सिम्टम मिलते हैं। बिहेवियर सिम्टम है, जो मोस्ट कॉमन बताया था वो मूड स्विंग बताया था, डिस्फोरिया, इरिटेबिलिटी है, और फिजिकल के मैंने बताया था ब्लॉटिंग और एक्सट्रीम फटीग है। और इसके ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, रिस्क फैक्टर क्या आते हैं, अल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, कैफीन इंटेक की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से, डिप्रेशन की हिस्ट्री की वजह से, या वाइटामिन मिनरल की डाइट कम होने की वजह से। दैट इज़ वाई आपने इन्हीं को ठीक करना होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, जिसमें वेट लॉस करवाया, एक्सरसाइज करवाई, साल्ट, शुगर, फैट, अल्कोहल वाली डाइट को मिनिमाइज़ किया, फ्रूट वेजिटेबल दिया, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करवाई है, वाइटामिन मिनरल्स दे रहे हैं। कौन सा वाइटामिन देना है, B6 और D, और मिनरल्स कौन से दे रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले। साइकोलॉजिकल सपोर्ट मैंने बताई थी, जिसमें CBT आ जाएगा और SSRI आ जाएगा। साइकिल की सप्रेशन कैसे करोगे, सबसे पहले GnRH एनालॉग इस्तेमाल करोगे। जो फीमेल GnRH एनालॉग से रिस्पॉन्ड कर जाती है वो सर्जरी को भी रिस्पॉन्ड कर जाएगी। सर्जरी कौन सी करते हैं, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी और बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी। इसके अलावा COCPs और ट्रांसडर्मल एस्ट्राडायल भी दे सकते हैं। और अल्टरनेटिव थेरेपी के अंदर सेंट जॉन वॉर्ड्स है मूड स्विंग के लिए, और इवनिंग प्राइमरोस ऑयल होता है फॉर मास्टल्जिया के लिए। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर। ओके, यूट्राइन ब्लीडिंग वाला टॉपिक आ गया। क्लियर, ठीक हो गया। अब डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर क्या होगा, दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, इसको ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ऑरिजिन वगैरह भी कहते होते हैं। क्लियर, ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ऑरिजिन भी कहते होते हैं।
ओके। हैवी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी, डिस्मेनोरिया भी आपको मिल सकता है, एनीमिया हो सकता है, लेकिन सब चीज़ें नॉर्मल होगी। सब चीज़ें नॉर्मल होगी तो आपने इसको रूल आउट कर देना होता है। क्लियर। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है। अब डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ओके, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट ना डिपेंड करेगा किस तरह की ब्लीडिंग है, एनओव्यूलेटरी है या ओव्यूलेटरी है, यानी एनओव्यूलेशन ना होने की वजह से ब्लीडिंग हो रही थी या ओव्यूलेशन होने की वजह से हो रही थी। अगर एनओव्यूलेटरी है, आपने ये देखना है कि वो सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं। अगर सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो आपने साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन देने होते हैं। अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है तो आपने सीओसीपी इस्तेमाल करनी है या डीएमपीए के इंजेक्शन देने होते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा एनओव्यूलेटरी है ओव्यूलेटरी है। अगर एनओव्यूलेटरी है तो आपने, अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो आपने क्या देने हैं? साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन देने हैं। अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो आपने सीओसीपी देना होता है और डीएमपीए के इंजेक्शन देने होते हैं। अगर वो ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, ऑलमोस्ट इसके सेम मैनेजमेंट होती है जो आपकी एचएमबी में इस्तेमाल होती है। ओके, लाइक क्या मैनेजमेंट होती है? सबसे पहले आपने क्या देना होता है? ओके, अच्छा, यहाँ पे ना 3 चीज़ आपने रट्टा मारनी है, एलएनजी, आईओएस, एनसेट और ट्राइनेक्सामिक एसिड। ये तीनों ब्लीडिंग को कम करती है डिफरेंट परसेंटेज के साथ। फॉर एग्जांपल जो होता है, जो ट्राइनेक्सामिक एसिड होता है, एंटी फिब्रिनोलिटिक होता है, ठीक हो गया, ये नॉन हार्मोनल नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, तो ये 50% तक ब्लीडिंग को कम कर देता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि ये क्या करवा सकता है? ये सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस करवा देता होता है। ओके, नंबर 2 एनसेड है। एनसेड में मैफिनामिक एसिड होता है। ओके, ये 30% ब्लड लॉस को कम कर देता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि जीआईटी अल्सरेशन को ओरिजिनल क्लियर करवा देता है। इसके बाद सीओसीपी है। सीओसीपी ना, इनका जो रिस्क फैक्टर होता है वीनस थ्रोम्बोलिज्म, ब्रेस्ट कैंसर करवा देती है। इसके अलावा एलएनजी आईओएस होता है। ओके, एलएनजी आईओएस क्या करती है? 95% तक ब्लीडिंग वगैरह को कम कर देती होती है। ओके, लेकिन इनका ये साइड इफेक्ट है कि ये कंसीव नहीं कर सकती फीमेल इस केस में, ठीक हो गया। तो आपने यही सारी चीज़ें देनी है। ओके, जो मैंने बताया था जीएनआरएच, अच्छा जीएनआरएच एगोनिस्ट वगैरह भी अप्लाई कर सकते होते हैं। ओके, लेकिन इतना इनकी एफिशिएंसी नहीं होती। एलएनजी आईओएस रट्टा मार लो, ट्राइनेक्सामिक एसिड है, एनसेड आ जाएगा, क्लियर, सीओसीपी आ जाएगा, साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा। सर्जरी के अंदर क्या होता है? सर्जरी के अंदर आपने एंडोमेट्रियल एब्लेशन करनी होती है। एंडोमेट्रियल एब्लेशन में करते क्या है? जो बेजालिस लेयर होते हैं एंडोमेट्रियम की, उसको उड़ा देते हैं ताकि वो रीजनरेट ना हो पाए। ओके, अब जो एब्लेशन होती है किस फीमेल में करती होती है? रट्टा मारे ना, अगर उसका जो यूट्रस का साइज होता है अगर 10 हफ्तों से कम का है या फाइब्रॉइड 3 सेंटीमीटर से कम का है। ओके, यूट्रस का साइज 10 वीक से कम का है या फाइब्रॉइड का साइज 3 सेंटीमीटर से कम का है, उस केस में आपने क्या करनी होती है? एंडोमेट्रियल एब्लेशन करना होता है, ठीक हो गया। अब एंडोमेट्रियल एब्लेशन में 2 तरह की टेक्निक होती है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है। ओके, फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है? ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम, जो कि सेकंड जनरेशन होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इम्पीडेंस कंट्रोल एंडोमेट्रियल एब्लेशन, थर्मल यूट्राइन बैलून थेरापी है, वो माइक्रोवेव एब्लेशन है, तो उसका निमोनिक है टिम। ओके, टिम डेविड से रट्टा मान लेना। टी से थर्मल यूट्राइन बैलून थेरापी है, आई से हो जाएगा इम्पीडेंस कंट्रोल्ड एंडोमेट्रियल एब्लेशन है, एम से हो जाएगा माइक्रोवेव एब्लेशन हो जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ही हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं? हिस्ट्रेक्टमी वगैरह कर सकते हैं। अब जो हिस्ट्रेक्टमी होती है ये एब्डोमिनल रूट से कर सकते हैं, विजाइनल रूट से कर सकते हैं, विजाइनल रूट ज़्यादा रूट और चॉइस है, और लैप्रोस्कोपिक हिस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं। और अगर फाइब्रॉइड से रिलेटेड है, वैसे फाइब्रॉइड से रिलेटेड तो वाइव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। उम्मीद है कि आपको ट्रीटमेंट समझ आ गया होगा इसका। ओके, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? जो ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन है, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है। आपने ना पहले यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है। ओके, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा लेना होता है और कोगुलेशन प्रोफाइल करा लेना होता है। क्लियर, इसके बाद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कब लेबर करते होते हैं? एक बार रट्टा मार लेना, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को मीनोरेजिया भी कहते होते हैं। अगर ब्लड लॉस 80 ml से ज़्यादा है साइकिल में तो आपने कहना हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। क्लियर, अब हैवी नॉर्मली जो एवरेज ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो 47 ml का होता है, लेकिन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में क्या होगा? 80 ml से ज़्यादा का देखने को मिलेगा। अब इसके जो कॉजेज होते हैं उसका निमोनिक है, पाम क्वाइन होता है, पी से पॉलिप है, ए से एडिनोमायोसिस है, एल से लियोमायोमा आ जाएगा। ओके, एम से मैलिग्नेंसी आ जाएगी, फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल कैंसर है, सी से कोआगुलेशन डिजीज है, ई से आपका एंडोमेट्रियल आ जाएगा, आई से आइट्रोजेनिक है, एन से नॉन क्लासिफाइड आ जाएगा, लाइक थायराइड के डिजीज आ जाते हैं। अगर किसी का 80 ml से ज़्यादा का ब्लड निकल रहा है जिसको बोलते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। 2 पीरियड्स के दरमियान ब्लीडिंग है तो वह इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, जो कि आपको पॉलिप में देखने को मिलती है। ओलिगोमेनोरिया कब लेबर करते हैं? जब 35 डेज से साइकिल ज़्यादा होता है। और पॉलीमेनोरिया कब लेबर करते हैं? 21 डेज से साइकिल शॉर्ट हो गया। यानी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से लेकर 35 डेज का होता है। पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकॉर्स होती है, ये आपको सर्विकल डिजीज में देखने को मिलती है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग आफ्टर मोर देन 1 ईयर ऑफ मेनोपॉज है। और ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ऑरिजिन, ये क्या होता है? ओके, ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है। क्लियर, अब इसके बाद है कि आपने कैसे इवैल्यूएट करना है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को। आपने इसकी हिस्ट्री के सवाल पूछने होते हैं। सबसे पहले पूछना इस ब्लीडिंग मोर और लेस देन द यूजुअल, यानी आपने पहले आपने क्वांटिफाई कर लिया कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी या कम हो रही थी पहले से। नंबर 2, डू यू यूज टेम्पोन, टॉवल्स और बोथ, क्या आप टेम्पोन इस्तेमाल करती थी? ओके, ठीक हो गया। सैनिटरी पैड को कितनी मरतबा चेंज करना था? क्लॉट्स तो नहीं आते थे, हैवी ब्लीडिंग तो नहीं होती थी कि आपके टॉवल्स पे स्पिल आउट हो जाए। ओके, क्या आपको टाइम ऑफ तो नहीं लेना पड़ता था, या आप अपने घर पे कन्फाइन तो नहीं होना पड़ता था? क्या ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया या हाइपोटेंशन के फीचर तो नहीं मिलते थे? क्या ये आपकी लाइफ स्टाइल को ख़राब तो नहीं करता था? यानी इसमें आपने क्या पूछना होता है? ओके, क्वांटिटी पहले तो ये आ गया, ओके, कि ब्लीडिंग ज़्यादा थी या कम थी। ओके, क्लियर। इसके बाद रट्टा मारना है कि
टेम्पून यूज़ किया, टॉवल यूज़ किया, क्या यूज़ किया, कितनी मरतबा चेंज करना पड़ता था। ओके, क्लॉट्स तो नहीं आते थे, कपड़ों को ख़राब तो नहीं कर देती थी, टाइम ऑफ तो नहीं लेना पड़ता था, बिजी तो नहीं होती थी, या फिर अपने घर पे कन्फाइंड तो नहीं होना पड़ता था। अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी होती है आपने इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है, जब भी HMB हो रही होती है आपने कॉजेज़ को देखना होता है। अगर एंडोमेट्रियम या सर्विस के डिजीज़ है तो उसमें आपको क्या फीचर देखने को मिलते हैं, एंडोमेट्रियम और सर्विकल पैथोलॉजी है। तो इस केस में आपको लाइक एक मिनट, ओके, अगर एंडोमेट्रियल या सर्विस का डिजीज़ है, एंडोमेट्रियल या सर्वाइकल पॉलिप है, तो इस केस में आपको इरेगुलर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग है। ओके, ये आपको देखने को मिलती होती है, ठीक हो गया। यानी अगर इरेगुलर ब्लीडिंग है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग है, इसका मतलब है कि आपका एंडोमेट्रियल या सर्वाइकल पॉलिप में काज है। इसके बाद अगर कोई ब्लीडिंग किसी और जगह से हो रही है, या हिस्ट्री ऑफ PPH है, एक्सेसिव पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग है, या एक्सेसिव ब्लीडिंग है विद डेंटल एक्सट्रैक्शन है, या फैमिली हिस्ट्री है ब्लीडिंग प्रॉब्लम की, तो इसमें कोआगुलेशन प्रॉब्लम आ जाती होती है। कोआगुलेशन प्रॉब्लम आपको 20% केसेस में देखने को मिलती है। अगर अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज है तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाएगा। अगर यूरिनरी सिप्टम है, एब्डोमिनल गैस है, ओके, इसके अलावा फुलनेस है तो वो फाइब्राइड हो जाएगा। वजाइनल डिस्चार्ज है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। थायराइड की डिजीज़ है, उसमें वेट चेंजेस, स्किन की चेंजेस, फटीग आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन क्या करानी होती है, सबसे पहले आपने क्या कराना होता है, आपने ना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराना होता है। ओके, वैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से पहले भी हमने पहले चलो प्रेगनेंसी टेस्ट करा लिया, प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड कर लिया। सबसे पहले आपने क्या कराना होता है, CBC कराना होता है। ओके, ठीक है, सीरम फेरेटिन आपने कभी भी नहीं करवाना, लेकिन आपने CBC कराना होता है। क्लियर। नंबर 2, कोआगुलेशन स्क्रीनिंग करानी होती है, ठीक हो गया, अगर HMB मिनार्की से या फैमिली हिस्ट्री है। नंबर 2, नंबर 3 हार्मोन टेस्टिंग, लेकिन इसकी वजह से कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं होती। नंबर 4, पेल्विक अल्ट्रासाउंड आपने करा लेना होता है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड ये बताता है कि आपकी डिजीज़ कहाँ पे छुपी हुई है। हाई विजाइनल और एंडोसर्वाइकल स्वैब आपने कराने होते हैं, और इसके अलावा एंडोमेट्रियल बायोप्सी करा लेनी होती है। ओके, ठीक हो गया। ओके, और आउट पेशेंट अब ना एग्जाम में पूछी जाती है एंडोमेट्रियल बायोप्सी की और आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी की, इन दोनों की क्या इंडिकेशन होती है। ओके, एक बात रट्टा मान लेना, सबसे पहले किसी को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है और आपने ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया, उसमें जो TVS की थिकनेस है 4 मिलीमीटर से ज़्यादा की है, इसका मतलब एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। इस केस में आपने हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है। तो उसकी क्या इंडिकेशन होती है एंडोमेट्रियल बायोप्सी की, ओके, या आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी की। ओके, ठीक हो गया। कब इंडिकेट करना होता है, नंबर 1, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है और जो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, एज 45 से ऊपर है, TVS में एंडोमेट्रियल की थिकनेस क्या होती है, 4 मिलीमीटर ज़्यादा की हो जाती है। क्लियर। इसके बाद क्या हो जाएगा, ओके, ट्रीटमेंट फेल हो चुका है या एब्लेटिव टेक्निक से पहले आपने करनी होती है। क्लियर। और अगर आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी कब इंडिकेट करते होते हैं, जब एंडोमेट्रियल बायोप्सी की अटेम्प्ट फेल हो चुकी है, या एंडोमेट्रियल बायोप्सी का सैंपल इनसफिशिएंट था हिस्टोपैथोलॉजी असेसमेंट के लिए, या फिर TVS इनकॉन्क्लूसिव था। ओके, नंबर 4, अगर कोई एब्नॉर्मैलिटी TVS के ऊपर जिसको आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हो हिस्टेरोस्कोपी से, फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल पॉलिप है या सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड होता है। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, और कहते हैं कि अगर किसी का आउट पेशेंट प्रोसीजर ना हो पाए हिस्टेरोस्कोपी वाला, तो आपने क्या करना है, सर्विस को डायलेट करना होता है ताकि कैविटी मेंटर हो जाओ, या फिर लार्जर पॉलिप्स को ठीक करने के लिए आपने क्या करनी होती है, मतलब सर्विस को अपने डायलेट करना होता है ताकि कैविटी मेंटर हो जाओ या लार्ज पॉलिप्स को निकाल दो, फिर आपने हिस्टेरोस्कोपी करनी है। ठीक हो गया। ओके, तो हिस्टेरोस्कोपी कब करते हैं, आउट पेशेंट जब एंडोमेट्रियल बायोप्सी की अटेम्प्ट फेल हो चुकी है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी में सैंपल से इसे नहीं मिला हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। नंबर 2, TVS इनकॉन्क्लूसिव है। नंबर 4, अगर कोई TVS में एब्नॉर्मैलिटी है, फॉर एग्जांपल सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियल पॉलिप है, जिसको आपने ठीक भी करना होता है, उस केस में आप आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी इस्तेमाल करते होते हैं। और एंडोमेट्रियल बायोप्सी कब लेते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाले पेशेंट में। नंबर 1, अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, एज 45 से ऊपर है, क्लियर, 4 मिलीमीटर से ज़्यादा की थिकनेस है, ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, प्रायर टू द एब्लेटिव टेक्निक होती है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और अगर किसी को एक्यूट सीवियर HMB है, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी क्या मैनेजमेंट होती है, सबसे पहले आपने पेशेंट को एडमिट करना होता है। नंबर 2, डिटेल्ड हिस्ट्री और एग्जामिनेशन लेना, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन है, फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन करानी होती है, CBC कोआगुलेशन प्रोफाइल करानी होती है। ओके, और अल्ट्रासाउंड कराना होता है। 2 IV लाइन लगाई और आपने ब्लड दिया, ट्रांसफ्यूजन दिया, ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्राइमेक्सामिक एसिड दिया, अल्ट्रासाउंड करा लिया, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हाई डोज प्रोजेस्टेरोन दे दिया, GnRH या उलिप्रिस्टल एसीटेट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके ट्रीटमेंट वगैरह पे आ जाते हैं। ओके, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट वाला। ओके, तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अंदर ऑलरेडी मैं सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन वगैरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते होते हैं। GnRH एनालॉग्स वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं। क्लियर, ठीक है। GnRH एनालॉग्स ना पिट्यूटरी पे काम करते हैं, ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से एमेनोरिया होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म दिया ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, मीनोपॉज आपको देखने को मिलेगा, मीनोपॉज के सिम्पटम होते हैं। इसके अलावा हम GnRH एनालॉग्स को ना फाइब्रॉइड के श्रिंकेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हिस्टेरोस्कोपी पे विजुअलाइज
करने के लिए आप एंडोमेट्रियम की सप्रेशन भी करा सकते होते हैं। और सीवियर एचएमवी में ये पेशेंट को अलाउ करते हैं कि अपने हीमोग्लोबिन को इंप्रूव करे, तो ये GnRH के फायदे होते हैं फाइब्रॉइड की श्रिंकेज के लिए, एंडोमेट्रियल सप्रेशन के लिए और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को रोकने के लिए। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया था ट्राइनेक्सामिक एसिड है, एनसेड है, LNG IO इस्तेमाल करते हैं, COCP इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, सर्जरी के अंदर क्या होता है, सर्जरी भी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सर्जरी में आपने दो तरह की सर्जरी का कहने का मतलब है एक एंडोथर्मल एंडोमेट्रियल एब्लेशन होती है और दूसरा आपको हिस्टेरेक्टमी में बताया था। एंडोमेट्रियल एब्लेशन के अंदर मैंने बताया था कि बेजालिस लेयर को उड़ा देते होते हैं। क्लियर, जो एब्लेशन होता है कब करते होते हैं, अगर यूट्रस का साइज़ क्या हो, नंबर 1 10 वीक से छोटा हो, नंबर 2 ब्लड लॉस 3 सेंटीमीटर से फाइब्रॉइड 3 सेंटीमीटर से छोटा हो, फाइब्रॉइड 3 सेंटीमीटर से छोटा हो और यूट्रस का जो साइज़ हो 10 वीक से कम हो। और इसमें जो टेक्निक होती है दो तरह की होती है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन में ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम करते हैं, लेकिन ये खत्म हो चुकी है। सेकंड जनरेशन सबसे मेन है, निमोनिक था टिम। ओके, टिम से थर्मल इन्वेसिव थर्मल यूट्राइन बैलून थेरापी है, थर्मल यूट्राइन बैलून थेरापी होती है। नंबर 2 आई से हो जाएगा इंपीडेंस कंट्रोल्ड एंडोमेट्रियल एब्लेशन। ओके, और एम से क्या हो जाएगा माइक्रोवेव एब्लेशन। तो क्या है, टिम थर्मल यूट्राइन बैलून थेरापी है और आई से इंपीडेंस एंडोमेट्रियल एब्लेशन आ जाएगा और एम से माइक्रोवेव आ जाएगा। क्लियर, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, हैमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन या परफोरेशन, हिप रटना मारना, हिप हैमरेज इन्फेक्शन परफोरेशन है। इसके अलावा हिस्टेरेक्टमी वगैरह कर सकते होते हैं। हिस्टेरेक्टमी के साथ आप बायलैटरल ओवरेक्टमी भी कर सकते हैं ताकि ओवेरियन कैंसर वगैरह कम से कम हो जाए। ठीक है, दो तरह की हिस्टेरेक्टमी होती है, टाइप टोटल या हाइट सब टोटल। टोटल में क्या करते हैं, यूट्राइन सर्विस को भी निकाल देते हैं, सब टोटल में यूट्राइन सर्विस को रिटेन कर देते हैं। ओके, और क्या मेथड्स होते हैं, एब्डोमिनल से, वजाइना से, या फिर क्या कर सकते होते हैं हम लैप्रोस्कोपी से कर सकते होते हैं। और अगर HMV फाइब्रॉइड से रिलेटेड है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, फाइब्रॉइड से रिलेटेड है तो आपने ट्रांस सर्वाइकल डिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड करना होता है, मायोमेक्टमी करनी होती है। ओके, इसके अलावा आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन वगैरह भी कर सकते होते हैं। इसके अलावा अगर किसी को एक्यूट सीवियर HMV है तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, पेशेंट को एडमिट करना होता है, हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन लेना, ओके, इन्वेस्टिगेशन करानी है, CBC कोआगुलेशन प्रोफाइल आपने करानी होती है, लार्ज बोर IV लाइन लगानी होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया, ट्राइनेमिक एसिड दिया, हाई डोज ओरल प्रोजेस्टेरोन दे दिया, GnRH एनालॉग्स दे दिया और आपने TVS करा लिया, पेशेंट को स्टेबलाइज कर दिया। तो ऑलमोस्ट ये सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ओके, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट क्या होगा। ओके, अगर यूट्रस साइज देखो बड़ा हुआ, एंडोमेट्रियल थिकनेस देखो बड़ी हुई है, तो क्या करोगे, आउट पेशेंट हिस्टीरोस्कोपी विद एंडोमेट्रियल बायोप्सी, हिस्टीरोस्कोपी गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी ये कर लोगे। अब इसके काजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसने काजेस थोड़े अच्छे से नहीं लिखे हुए हैं, मैं मिमोनिक बता देता हूँ। जो बुक में 10 टीचर में लिखा वो मिमोनिक है, पाम क्वाइन, P से पॉलिप्स, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा, मैलिग्नेंसी, कोआगुलेशन डिजीज, एंडोमेट्रियल डिजीज, आर्ट्रोजेनिक है और नॉन क्लासिफाइड लाइक थायराइड डिजीज आ जाएगा। ओके, तो सारे अच्छे से पढ़ लिया। एंडोमेट्रियल बायोप्सी विद पीपील्स। ओके, एंडोमेट्रियल बायोप्सी किससे लेते हैं, पीपील से लेते होते हैं। इसके क्या स्टेप्स होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। एंडोमेट्रियल बायोप्सी विद पीपीएस। नंबर 1 आपने वजाइना में स्पेकुलम डालना होता है टू होल्ड इट ओपन। ओके, नंबर 1 वजाइना में स्पेकुलम किया, ओके, ताकि इसको खोलने के लिए। नंबर 2 सर्विस को आपने क्या करना होता है, डायलेट करना होता है, हैगर्स डायलेटर आपने इस्तेमाल करना होता है। नंबर 3 आपने पीपील्स कैनुला यूट्राइन कैविटी में इंसर्ट करना है और सक्शन सिरिंज अप्लाई करनी है ताकि हम कुछ एंडोमेट्रियम के टिश्यूज वगैरह ले लें। फिर आपने सैंपल को फॉर्मेलिटी से आपने फिक्स करना होता है, पैथोलॉजिस्ट को भेजना होता है। तो सबसे पहले क्या वजाइना में स्पेकुलम इंसर्ट किया टू होल्ड इट ओपन ताकि सर्विस आपको नजर आ जाए। ठीक है, नंबर 2 सर्विस को आपने क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। नंबर 3 आपने सर्विस को होल्ड करना किसी और इंस्ट्रूमेंट से, मोस्टली हैगर्स डायलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। नंबर 4 पीपील्स कैनुला इंसर्ट कर देना इनटू द यूट्राइन कैविटी और आपने सक्शन सिरिंज अप्लाई कर देनी है ताकि एंडोमेट्रियम के कुछ टिश्यू ले लो। नंबर 5 आपने सैंपल को फिक्स कर देना यूजिंग फॉर्मेलिटी और हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को भेज देना है। अब इसके बाद रोल ऑफ LNG IUS इन ब्लीडिंग है। LNG IUS क्या होती है, इट इज हाईली इफेक्टिव, यानी इसके फायदे क्या होते हैं। नंबर 1 95% तक ये क्या कर देती है, ब्लीडिंग को रोक देती है। नंबर 2 ये सर्जरी का अल्टरनेटिव होती है। नंबर 1 सर्जरी का अल्टरनेटिव होती है। नंबर 2 95% तक ब्लीडिंग वगैरह को रोक देती होती है। ओके, बाय द वन ईयर 30% किसका था, 30% था आपका एनसेट का था, 50% किसका था, ट्राइनेक्सामिक एसिड का था। ओके, इसके बाद है कि फीमेल जिसको मिनोरिजिया है फॉर द लास्ट 2 ईयर है। ओके, TVS करा लोगे, TVS पे हम क्या देखेंगे, कोई एबनॉर्मल पोली फाइब्रॉइड देख लोगे, एंडोमेट्रियल थिकनेस वगैरह देख लोगे। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। ओके, सही हो गया। इसके बाद ये है और डिस्मेनोरिया, ठीक हो गया। ओके 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 ओके, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। ओके, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ओके, तो डिस्मेनोरिया वगैरह स्टार्ट करते हैं। जो डिस्मेनोरिया होता है ना, डिस्मेनोरिया दो तरह का होता है। डिस्मेनोरिया होता है क्या, पेनफुल मेंसेस होता है, दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जिसमें आपको कोई ऑर्गेनिक काज नहीं मिलता, कोई ऑब्वियस पेल्विक पैथोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलती होती, और इसमें जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है एसोसिएटेड विद ओव्यूलेटरी साइकिल होता है। यानी अगर पेनफुल पीरियड्स है सिंस द ऑनसेट ऑफ मिनार्की, जब से मिनार्की है तब से पेनफुल पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया, जिसमें कोई ऑब्वियस काज नहीं मिलता। एनसेट और एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग आपने इस्तेमाल करनी होती है। क्लियर, और
और इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पेन ओव्यूलेटरी साइकिल से एसोसिएटेड होता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अंदर आपको कोई अंडरलाइन काज आपको देखने को मिलता है, ये आपको मिनार्की से कुछ टाइम के बाद डेवलप होता है, यानी मिनार्की के फ़ौरन बाद नहीं हुआ, बल्कि मिनार्की से 10-12 साल बाद के बाद डेवलप हुआ। इसके लिए जो ड्रग और चॉइस है वो डायनाजोल आती है। क्लियर। अब इसके जो काजेस होते हैं, उसका निमोनिक होता है पीच, ओके, पी से हो जाएगा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ओके, ई से एंडोमेट्रियोसिस, ए से एडिनोमायोसिस है, सी से सर्वाइकल स्टेनोसिस है, और एच से हो जाएगा आपका हेमाटोमेट्रा आ जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, ओके। और एशरमैन सिंड्रोम भी इंक्लूड कर सकते होते हैं। क्लियर। अब इसका ना क्या ट्रीटमेंट होता है, पहले तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह आना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, पहले हिस्ट्री पूछेंगे, एग्जामिनेशन वगैरह करेंगे। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, ओके, पेन के बारे में, साइट, ऑनसेट, करैक्टर, टाइमिंग, सिवियरिटी, पेल्विक पेन है, डिस्पनोनिया, अगर डिस्पनोनिया है, पेल्विक पेन है, तो कोई पेल्विक पैथोलॉजी है, लाइक एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, पीआईडी की हिस्ट्री लेते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की हिस्ट्री लेते हैं, फिर पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन के अंदर सर्वाइकल एक्साइटेशन और सर्वाइकल टेंडेंस देखते हैं, दिस इज कॉल्ड चैंडिलियर साइन, इसको रूल आउट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाते होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप एंडो सर्वाइकल स्वैब लेते हैं फॉर क्लैमिडिया और निजेरिया, ओके, ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के लिए ले रही है। एंडो सर्वाइकल स्वैब, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, एंडो सर्वाइकल और वेजाइनल स्वैब, एंडो सर्वाइकल या वेजाइनल स्वैब हो जाएगा, टीवीएस आ जाएगा। और डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी भी करा सकते हैं। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी कब करवाएंगे, ओके, जब करवाएंगे जब हिस्ट्री एंडोमेट्रियोसिस की सजेस्टिव है, नंबर 2, ओके, हाई वेजाइनल या एंडो सर्वाइकल स्वैब क्या है, नॉर्मल है, नंबर 3, पेशेंट को डेफिनेटिव डायग्नोस चाहिए। तो वट आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, ओके। तो क्या होती है इन्वेस्टिगेशन लाइक इंडिकेशन फॉर डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी जब एंडोमेट्रियोसिस सस्पेक्टेड है, नंबर 2 विजाइनल एंडो सर्वाइकल स्वैब नॉर्मल आया, नंबर 3 डेफिनेटिव डायग्नोस एरिया होना चाहिए। और आपने ना जब भी किसी पेशेंट को डिस्मेनोरिया होता है, आपने इसमें रेड फ्लैग्स को जरूर देखना होता है। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, एग्जामिनेशन पे अगर आपको एब्नॉर्मल सर्विस मिला है, नंबर 2 परसिस्टेंट पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, जो कि क्या इंडिकेट करती है, एंडोमेट्रियल या सर्वाइकल पैथोलॉजी को, या कोई पेल्विक मैस है, ठीक हो गया, ओके। तो रट्टा मार लेना, पीपीसी से रट्टा मारना है, पीपीसी, ओके, कोई पेल्विक मैस है, ओके, जो कि यूट्रस पे, जो कि ऑब्वियसली यूट्रस नहीं है। नंबर 2 पी कोर, पी से क्या आ जाएगा, पीसीबी या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, पीसीबी क्या पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग है, और सी से क्या आ जाएगा, एब्नॉर्मल सर्विस ऑन एग्जामिनेशन है। तो ये रेड फ्लैग्स आ जाते होते हैं। क्लियर। मैं आपको साथ साथ 10 टीचर की भी बातें बता रहा हूँ, जिस तरह आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, और आई डोंट थिंक सो कि 10 टीचर की आप जरूरत पड़ेगी इसके बाद, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट आके आ जाते हैं, अब इसकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, सिम्टम्स को अपने कंट्रोल करना और अंडरलाइन कॉज को अपने ठीक करना। पहले सिम्टोमेटिक कंट्रोल है। सिम्टोमेटिक कंट्रोल के लिए आपने क्या देना होता है, नंबर 1 सबसे पहले आपने एनसेट देनी है, मैफिनेमिक एसिड देना होता है, इबुप्रोफेन या नेपरोक्सिन सबसे पहले आपने एनसेट इस्तेमाल करना होता है। नंबर 2 आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक दो, जीएनआरएच एगोनिस्ट इस्तेमाल कर लो, या सीओसीपी इस्तेमाल कर लो, ठीक है, जीएनआरएच एनालॉग इस्तेमाल करोगे ना, ओके। अगर किसी का डिस्मेनोरिया जीएनआरएच एनालॉग से ठीक नहीं हो सकता, तो उसका मतलब है सर्जरी का भी कोई फायदा नहीं हो सकता। यह बात हमने पढ़ी थी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर, वहाँ पे भी हमने ये पढ़ा था, पहले किसी को जिसकी सर्जरी करनी हो तो उसको जीएनआरएच एनालॉग्स देते होते हैं। अगर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा तो आपने क्या करना होता है, आपको हिस्टेक्टमी करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, तो आपने जीएनआरएच एनालॉग जरूर देने होते हैं। क्लियर। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए दोगे मेनोपॉज हो जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना और क्या करना होता है, लाइक आपने जीएनआरएच एनालॉग इस्तेमाल कर दिए, एलएनजी आईयूएस हो गया, ओके। इसके अलावा कंबाइंड ओरल सीओसीपी आ गया, एनसेट आ गया, प्रोजेस्ट्रोजन आ गया। बस यहाँ पे ड्रग और चॉइस लिखी हुई है, प्रोजेस्ट्रोजन है। प्रोजेस्ट्रोजन में कौन सी आ जाती है, डेजोगेस्ट्रिल है, पार एंटीरियल मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है, पार एंटीरियल मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लाइक एक्सरसाइज, लो फैट, लो शुगर, लो डाइट, लो फैट, लो शुगर, लो स्मोक भी कम करो, अल्कोहल भी कम करो, वेजिटेरियन डाइट इस्तेमाल करो, और अंडरलाइन कॉज को आपने ठीक करना होता है। फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियोसिस है, तो आपने एंडोमेट्रियोसिस में मैं एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ पे भी स्कैंडर्ड डिस्मेनोरिया होता है, ओके। तो एंडोमेट्रियोसिस में हम क्या क्या इस्तेमाल करते होते हैं, क्लियर, यानी एंडोमेट्रियोसिस को आपने ठीक करना होता है, जिसमें आपको पेल्विक पेन आपको देखने को मिल सकता होता है, क्लियर। एंडोमेट्रियोसिस में एनसेट मैं वहाँ पे बताऊँगा, जीएनआरएच एनालॉग्स बता दूँगा, एनसेट है, सीओसीपी है, साइक्लोप्रोजेस्टेरोन है, ओके, जिसमें आपका डिपोर्ट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन आता है, और डायनाजोल आ जाती है। डायनाजोल वैसे कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन डायनाजोल ना ये एंड्रोजन ड्रग है, यानी ओवेरियन कैंसर करवा सकती है, हिस्टोरिज्म करा सकती है, वॉइस का चेंज करा सकती होती है, दैट इज़ वाई इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते होते। जबकि एंडोमेट्रियोसिस में जो सर्जरी करते होते हैं, सर्जरी 2 तरह की होती है, फर्टिलिटी स्टेपेरिंग और फर्टिलिटी रिमूविंग। अगर फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो हिस्टेक्टमी करेंगे, बायलैटरल साल पे जो वो फ्रैक्टमी करेंगे और तमाम एंडोमेट्रियोसिस के टिश्यू को निकाल देंगे, और एचआरटी आपने 6 महीनों के बाद स्टार्ट करनी होती है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी से आप एब्लेशन कर सकते हैं, कोआगुलेशन कर सकते हैं, ओके। और अगर एंडोमेट्रियोमास है तो अपने लेप्रोस्कोपी से ड्रेनेज करनी है, या लेप्रोस्कोपी से स्टेक्टमी करनी है। अगर डिस्पेरोनिया है तो प्री सैक्रल न्यूरेक्टमी करनी होती है, या लेप्रोस्कोपिक यूट्राइन नर्व एब्लेशन करनी होती है, जिसको लूना कहते हैं, ओके। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा।
ओके, इसके बाद है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहले तो अपने स्वैब्स लेने होती है पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को रूल आउट करने के लिए, एंडोसर्वाइकल या फिर हाई वजाइनल स्वैब होते हैं। आप टीवीएस करा लोगे, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी है। क्या इंडिकेशन मैंने बताई थी, एंडोमेट्रियोसिस हो, नंबर 2 आपका कहने का मतलब है एंडोसर्वाइकल या वजाइनल स्वैब आपके क्या हो, नॉर्मल हो, नंबर 3 पेशेंट को डेफिनेटिव रीअश्योरेंस चाहिए या डेफिनेटिव डायग्नोसिस चाहिए। और क्या रेड फ्लैग सिम्टम होते हैं, नंबर 1 एब्नॉर्मल सर्विक्स है, नंबर 2 पीसीबी या इंट्रामेस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, नंबर 3 क्या होता है कोई पेल्विक मास आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जनरल मैनेजमेंट पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, लो फैट वेजिटेरियन डाइट आपने लेनी होती है। इसके अलावा एरोबिक एक्सरसाइज है, लोकल हीट है। और मेडिकल ट्रीटमेंट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने एनसेड इस्तेमाल करनी है, जीएनआर चैनल इस्तेमाल करनी है, प्रोजेस्टेरोन इस्तेमाल करनी है, सीओसीपी इस्तेमाल करना है। प्रोजेस्टेरोन में डीएमपी आ जाएगा और ओरल डिजोगेस्ट्रल आ जाएगा। क्लियर, इसके अलावा आपने जीएनआर चैनल इस्तेमाल करने होते हैं। सर्जरी के अंदर डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करते होते हैं। ओके, मीन एज ऑफ मेनोपॉज कितनी होती है, 51 से लेकर 52 होती है। ओके, सही हो गया। अब मेनोपॉज के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, यहाँ पे कोई सवाल भी नहीं आया हुआ, तो आई थिंक आई शुड गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू। मुझे थोड़ा सा एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ मेनोपॉज के बारे में, क्योंकि एक सवाल भी नहीं आया हुआ। और अगर यहाँ से सवाल एमसीक्यू आ गया तो आप आराम से सॉल्व कर सकोगे इस ओवरव्यू के बाद। आई थिंक ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें सिर्फ 2 चैप्टर को फिनिश किया हमने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसकी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। कैसे डिटरमिन करते हैं, रिट्रोस्पेक्टिवली देखते होते हैं। ओके, सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ एमेनोरिया। ओके, विदाउट एनी पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल काज है। इन शॉर्ट 12 मंथ से ज़्यादा एमेनोरिया हो गया, मेंसेस रुक गया, तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। पहले मेनोपॉज वो टाइम एरिया है जिसमें ओवेरियन डिसफंक्शन से लेकर 1 ईयर आफ्टर द एलएमपी होता है, जबकि पोस्ट मेनोपॉज क्या होता है, 1 ईयर आफ्टर द एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 1 साल ऊपर हो गया तो उसको पेरी मेनोपॉज कहते हैं। मीन एज ऑफ प्रेजेंटेशन मेनोपॉज के 51 to 52 होती है। मीन एज आपने 3 से 4 जगह 2 से 3 चीज़ों की याद करनी है। एक तो मेनोपॉज की 51 से लेकर 52, दूसरा ओवरी के कैंसर की 64, यूट्राइन के कैंसर की 62। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर, कहने का मतलब है मेनोपॉज तो एक आइट्रोजेनिक हो सकता है, लाइक बायलैटरल ओवरफ्रैक्टिमी कर दिया या जीएनआरएच एनालॉग्स इस्तेमाल किया, उसकी वजह से भी आपको मेनोपॉज के सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जीएनआरएच एनालॉग्स बहुत सारी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लीडिंग के लिए, एंडोमेट्रियोसिस के लिए, डिस्मेनोरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर है। प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर का मतलब है ओवरी 40 साल से पहले फारिग हो गई है। ओके, प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर। और दूसरा आ जाएगा आपका रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं सैवेज सिंड्रोम। तो प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर में क्या होता है, मेनोपॉज 40 साल से पहले हो जाती है, जबकि सैवेज सिंड्रोम में क्या होता है, इसको रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर में आपको ओवरी के अंदर कोई वायबल फॉलिकल नहीं देखने को मिलते, लेकिन सैवेज सिंड्रोम के अंदर आपको वायबल अबंडेंट फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। ओके, लेकिन उसमें सैवेज सिंड्रोम में मसला क्या होता है, सैवेज सिंड्रोम में रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलती होती है। पहले मैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेनोपॉज 40 साल से पहले हो जाता है। ओके, ठीक हो गया। एफएसएच एलएच के लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और एस्ट्रोल लेवल का लेवल आपको कम देखने को मिलता है। हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपरगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म देखने को मिलती है। अब इसके ना प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर के क्या कॉज होते हैं, प्राइमरी कॉज, सेकेंडरी कॉज। सर्जरी में सेकेंडरी में आपकी सर्जरी आ जाती है, कीमो रेडियोथेरापी या कोई सर्जरी वगैरह हुई है। और प्राइमरी कॉज में क्या आ सकते हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज है, लाइक टर्नर सिंड्रोम है, एंजाइम की डेफिशिएंसी है। कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है। रट्टा मार लेना, 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज से क्या होता था, ओके, फीमेल की विरलाइजेशन हो जाती थी, लेकिन 17 से क्या हो जाएगा, 17 की वजह से प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर हो जाएगा। आउटोइम्यून डिजीज है, लाइक हाइपोथायराइडिज्म, एडिसन डिजीज है, माइस्थीनिया ग्रेविस है। सेकेंडरी कॉजेस में कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी और इन्फेक्शन वगैरह आ जाता होता है। जो रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम है, इसमें वाइबल अबंडेंट फॉलिकल्स होते हैं जो कि एफएसएच एलएच से रेजिस्टेंट होते हैं। इसमें क्या होगा, एफएसएच एलएच के अलावा नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा। ओके, ओवरी देखा जाए ओवरी के अपीयरेंस बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स भरे पड़े होते हैं। ओके, इसके अलावा जो मेनोपॉज का जो डायग्नोस होता है ना, वो मोस्टली क्या होता है, क्लिनिकल होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या होता है, मेनोपॉज में ओवरी से इनहिबिन की प्रोडक्शन क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एफएसएच एलएच आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एफएसएच ज़्यादा हो जाएगा, एलएच आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। पहले एफएसएच बढ़ता है, फिर एलएच वगैरह बढ़ना शुरू हो जाता है। क्लियर, आपको ये रट्टा मार लेना होता है। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। ओके, हार्मोनल लेवल इन केस ऑफ मेनोपॉज। तो हार्मोनल लेवल आपको क्या देखने को मिलती है, ओके, जो जीएनआरएच एनालॉग्स होता है। पेरी मेनोपॉजल फीमेल में क्या होता है, पल्सेटिलिटी बढ़ जाती है। पोस्ट मेनोपॉज में प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। एफएसएच एलएच, ओके, पेरी मेनोपॉज में इंक्रीज होता है, पोस्ट मेनोपॉज में इनिशियली इंक्रीज होता है, फिर डिक्लाइन हो जाता है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन, टेस्टोस्टेरोन सारे कम हो जाते हैं। अब सिम्टम ऑफ मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के क्या सिम्टम होते हैं, इसके 3 तरह के सिम्टम होते हैं। ओके, इमीडिएट इफेक्ट, इंटरमीडिएट इफेक्ट, लॉन्ग टर्म है। जो इमीडिएट इफेक्ट है उसका मेमोनिक है, वीपी साइड, वी से विजोमोटर, पी से साइकोलॉजिकल, एस से स्किन और हेयर चेंजेस है। इसके अलावा ए से आर्थल्जिया देखने को मिलेगा और डी से हो जाएगा सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगी। पहला है विजोमोटर। विजोमोटर में हॉट फ्लैशेस देखने को मिलती है, नाइट स्वेट होते हैं, 80% फीमेल में देखने को मिलती है। क्लियर, ये क्यों होते हैं, ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ सेंट्रल डिस्टर्बेंस ऑफ थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है। क्लियर, सही हो गया।
नाइट स्वेट होते हैं। और ये कैसे किन चीज़ों से वर्स हो जाएगी, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कैफीन है, ओबेसिटी की वजह से। दूसरा पी से साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजी में मूड स्विंग देखने को मिलते हैं, रट्टा मार लेना मूड स्विंग, अभी हमने प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी पढ़ा था। मूड स्विंग होते हैं, डिप्रेस मूड आपको देखने को मिलता होता है, एंजाइटी लिथार्जी आपको देखने को मिलती है। इंटरमीडिएट सिम्टम जो कि 3 से लेकर 10 साल में अपीयर होते हैं, जो इमीडिएट वाले थे वो 1 से लेकर 5 में, इंटरमीडिएट वाले 3 से लेकर 10 साल में अपीयर हो जाते हैं। इसका निमोनिक होता है DUV, डी से डिस्पनोनिया हो जाएगा, क्लियर, यू से हो जाएगा अर्जेंसी ऑफ यूरिन, अर्जेंसी ऑफ यूरिन UTI देखने को मिलता है, और यूवी प्रोलैप्स, तो यू से क्या हो जाएगा अर्जेंसी ऑफ यूरिन UTI यूवी प्रोलैप्स हो जाएगा। ओके, और DUV, वी से क्या होगा वजाना की ड्राइनेस होना शुरू हो जाएगी, इचीनेस आपको देखने को मिलती होती है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाती है। इसके बाद डिलेड या लॉन्ग टर्म सिम्टम होते हैं, 10 साल से ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, उसका निमोनिक है OCD होता है। ओके, ओ से ऑस्टियोपोरोसिस है, सी से कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में MI हो सकता है, स्ट्रोक वगैरह हो सकता है। ओके, क्लियर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्यों होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होते हैं, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में क्या होगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाएगा। ओके, HDL कम हो जाता है, LDL बढ़ जाता होता है, टैग नॉर्मल होते हैं। स्केलेटल सिस्टम पे क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस आपको देखने को मिलती है, ठीक हो गया। ओके, बोन की रिजॉर्प्शन वगैरह बढ़ जाती होती है। कॉमन जो साइट होती है ऑस्टियोपोरोसिस की, हिप के जॉइंट में, वर्टिब्रा में आपको देखने को मिलते होते हैं, क्लियर। एक बात रट्टा मान लेना, हमारे स्केलेटल में 2 तरह की बोन है, कॉम्पैक्ट बोन और ट्राइबिकुलर बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो ईस्ट्रोजन से इनसेंसिटिव होती है, लेकिन जो ट्राइबिकुलर बोन है वो ईस्ट्रोजन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसकी रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉज है। मेनोपॉज की जो मैनेजमेंट होती है उसकी क्या क्या होती है, नंबर 1 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, स्मोकिंग को छोड़ना है, कैफीन, अल्कोहल और एक्सरसाइज करनी होती है, PMI को मेंटेन करना होता है। फिर इसके बाद नॉन हार्मोनल अप्रोचेस है, नॉन हार्मोनल अप्रोचेस में एक्यूपंक्चर है, हिप्नोटिज्म है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल प्रिपरेशन के अंदर ब्लैश, कोहोश है, कावा कावा, सेंट जॉन वॉर्ट्स है, जिनसिंग है, गिनको है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट फॉर वेजोमोटर सिस्टम, अगर वेजोमोटर सिस्टम होते हैं उसके लिए क्या क्या दे सकते होते हैं। ओके, क्लियर, ठीक हो गया। तो इसका निमोनिक है CPF है, C से क्लोनिडीन, P से प्रोपेनोलोल, F से फ्लॉक्सटीन है। क्लोनिडीन क्या है, अल्फा एगोनिस्ट होती है, प्रोपेनोलोल बीटा ब्लॉकर होती है, फ्लॉक्सटीन क्या है, S से साराई होती है, और गाबानोलोल कौन सी होती है, गाबापेंटिन होती है। क्लोनिडीन, प्रोपेनोलोल और फ्लॉक्सटीन ये आप इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो HRT होता है, HRT होता है। ओके, ये वो ड्रग्स होती है जो कि एस्ट्रोजन को आर्टिफिशियली बूस्ट कर देती होती है। ओके, तो हम इसको सिस्टमिक रूट से दे सकते हैं और लोकल दे सकते हैं। सिस्टमिक हम क्यों देंगे, हॉट फ्लैशेस के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, लोकल क्यों देंगे, वजाना की ड्राइनेस के लिए देते होते हैं। अब HRT 2 तरह की होती है, ऐसे HRT जिसमें एस्ट्रोजन हो, दूसरी HRT जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो। HRT जिसमें सिर्फ एस्ट्रोजन हो वो कब इस्तेमाल करते हैं, ऐसी फीमेल जिसकी स्ट्रेक्टमी हो चुकी है बिकॉज कोई एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस कम है। HRT जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं वो कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी फीमेल में क्या हो, लाइक नॉर्मल फीमेल हो, पोस्ट मेनोपॉजल हो, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना एंडोमेट्रियम को प्रोटेक्ट करता होता है, एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन को रोक देता होता है, क्लियर। अगर पेरीमेनोपॉजल है तब कौन सा यूज़ करेंगे, और पोस्ट मेनोपॉजल तब क्या यूज़ करेंगे। पेरीमेनोपॉजल है तो आपने क्या देना होता है, एस्ट्रोजन प्लस साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन देना होता है, ठीक हो गया। ओके, और अगर पोस्ट मेनोपॉजल है 55-54 साल से ऊपर है तो आपने कंटिन्यूस देने होते हैं, यानी जो HRT वो 2 तरीके से दे सकते होते हैं। ओके, 2 तरह के रेजिमेंट होते हैं। ओके, कंटिन्यूस दे सकते हैं, साइक्लिकल दे सकते हैं। कंटिन्यूस में आप कंटिन्यूसली दे दोगे, साइक्लिकल में आप साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन दे दोगे, क्लियर, ठीक हो गया। ओके, साइक्लिकल वाला पेरीमेनोपॉजल में देते हैं, कंटिन्यूस वाला पोस्ट मेनोपॉजल में देते हैं, क्लियर। अब जो एस्ट्रोजन इस्तेमाल का होता है HRT में वो कौन सा होता है, एस्ट्राडायोल होता है, इसके अलावा एस्टोन एस्ट्रायोल होता है। जो प्रोजेस्टेरोन इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं, ओके, लीवोनॉर्गेस्ट्रल होता है, मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन होता है, नॉरहेथाइस्टेरोन होता है, और माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन होता है। 2 रूट से दे सकते हैं, ओरल से और ट्रांसडर्मल से। ओरल वाला सबसे मोस्ट कॉमन होता है, इसमें एस्ट्राडायोल की और एस्टोन की जो रेशो होती है 1:2 होती है, क्लियर, ठीक हो गया। और इसका इफेक्ट ये होता है कि जो ओरल रूट है ना वो लीवर को इन्वॉल्व करता है, दैट इज वाई लिपिड के मेटाबॉलिज्म और कोआगुलेशन सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। जो ट्रांसडर्मल रूट होता है इसमें एस्ट्राडायोल की और एस्टोन की जो रेशो होती है वो क्या होती है, 2:1 होती है, दैट मीन्स ये फिजियोलॉजिकल रेशो होती है। और ये हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता होता है, बाईपास कर देता है, और यह बूढ़े लोगों में अच्छे से देते होते हैं। इसके अलावा वजाइनल रूट से दे सकते हैं, वजाइनल रूट से क्यों देते होते हैं, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लोकल सेप्टम लाइक जेनिटल यूरिनरी सेप्टम है, किन किन सेप्टम को ठीक करता है, वजाइना की इरिटेशन को। ओके, वजाइना की यानी जो आपके DUV को रट्टा मारना है, डिस्परूनिया, यू से आपका आ जाएगा लाइक यूरिन की प्रॉब्लम लाइक दिस यूरिया सिस्टाइटिस को ठीक करता होता है, वी से वजाइनल ड्राइनेस इरिटेशन इसको ठीक करता होता है, लोकली आप देते होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये दे देते हैं। ओके, और बाकी इनके साइड इफेक्ट है, ईस्ट्रोजन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, मास्टल्जिया वगैरह हो सकता है। ओके, हेडेक हो सकता है, लेग क्रैम्प्स हो सकता है, वीनस थ्रोम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते होते हैं। ओके, ओरल वाले से ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, हेडेक होता है, मूड चेंजेस देखने को मिलती है, एक्नी होता है। ओके, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मास्टल्जिया देखने को मिलता है, वेट गेन आपको देखने को मिलता है, क्लॉटिंग देखने को मिलती है। अब क्या इंडिकेशन होती है HRT के, वेजोमोटर सिस्टम के लिए देते होते हैं, नंबर 2 स्केलेटन के लिए देते हैं, खासतौर पर ट्राइबिकुलर बोन के लिए। ओके, नंबर 3
जेनिटो यूरिनरी ट्रैक यानी वजाना की इरिटेशन है, ड्राइनेस है, डिस्परोनिया है, सिस्टाइटिस है, डिसयूरिया के लिए देते होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए देते होते हैं, कोलोन की कैंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और बस लास्ट में एक चीज़ रह गई, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एचआरटी। तो रट्टा मार लेना, ईस्ट्रोजन आप 3 कैंसर को बढ़ा देती होती है, 3 कैंसर को कम कर देती है। 3 कैंसर जिनको कम करती है, एंडोमेट्रियल है, सर्विकल है, नहीं एंडोमेट्रियल है, कोलोरेक्टल है और ओवेरियन कैंसर है। और 3 कैंसर को 3 कैंसर को बढ़ा देती हैं। 3 कैंसर को कम जो करती है वो ये तो हो गया, एंडोमेट्रियल हो गया, कोलोरेक्टल हो गया, ओवेरियन हो गया। और जो 3 कैंसर को बढ़ा देती होती है, मैं ये COCPs का बता रहा हूँ, 3 कैंसर को जो बढ़ाती है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर और लीवर का ट्यूमर। यानी अगर किसी को ब्रेस्ट का कैंसर है, यहाँ पे इसने एंडोमेट्रियल कैंसर भी लिखा हुआ है, सर्विस का कैंसर है और लीवर का ट्यूमर है, आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करनी होती। नंबर 2, कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन है, इस केस में नहीं देनी होती। कोई वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, क्लियर, MI है, स्ट्रोक है, आपने उस केस में नहीं देनी होती। ओके, इसके अलावा अगर किसी को लाइक प्रेगनेंसी है, उसमें भी आपने नहीं देनी होती, थ्रोम्बोफिलिया में नहीं देनी होती। ये थी एब्सोल्यूट है। इसके अलावा जो रिलेटिव हो सकती है, रिलेटिव क्या हो सकती है, अगर कोई यूट्राइन फाइब्रॉइड है, ठीक है, कोई बिनाइन ब्रेस्ट की डिजीज़ है, अनकंट्रोल्ड अनकन्फर्म वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है या माइग्रेन विद ओरा है, ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट डिस्कस के लिए जल्दी जल्दी आगे चलते होते हैं। एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज क्या होती है, 51 से लेकर 52 होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक स्टूडेंट आई है, ओलिगोमेनोरिया, हिस्टोटिज्म के साथ, वेट गेन के साथ है, बल्कि ओवरीज है, सब कैप्सुलर सिस्ट है। सब कैप्सुलर सिस्ट के मैंने बारे में बताया था कि मोर देन और इक्वल टू 8 होनी चाहिए, डायमीटर 10 मिलीमीटर से कम का होना चाहिए। ओके, और जो ओवेरियन स्ट्रोमा है वो 10 ml से ज़्यादा का होना चाहिए। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। इसके बाद है कि हैवी रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है विद फ्लडिंग और क्लॉट्स आना शुरू हो गया, देयर इज नो एनाटॉमिकल रीजन फॉर हैवी फ्लो है। ओके, तो जो मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी होती है वो क्या होती है, यहाँ पे तो बेस्ट ऑप्शन ट्राइनेक्सामिक एसिड है। अगर LNG IUS होता है वो 95 तक कर देती है, ट्राइनेक्सामिक एसिड 50 तक कर देती है, NSAID 30 तक कर देती है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चलती होती है, 40 वीक इरेगुलर यूट्रस है। ओके, 40 वीक इरेगुलर यूट्रस है, दैट मींस फाइब्राइड है। ओके, कोई एब्डोमिनल पेन मिलूरीजियन यहाँ पे में नॉर्मल है, तो आपने फाइब्राइड में क्या मैनेजमेंट करनी होती है। ओके, तो फाइब्राइड में सबसे पहले आपने TVS कराना होता है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आपने कराना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, अब जो फाइब्राइड में ना जो फाइब्राइड होते हैं 40% फीमेल में आपको देखने को मिलते होते हैं, ठीक है। ओके, और फाइब्राइड में जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है वो अल्ट्रासाउंड होती है। जो अल्ट्रासाउंड होती है वो डिफरेंट तरह का होता है। फॉर एग्जांपल जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है वो कौन से फाइब्राइड को देखने के लिए काम आता है, वो सब म्यूकोजल फाइब्राइड को देखता होता है, सब म्यूकोजल या स्मॉल इंट्राम्यूरल फाइब्राइड को देखने के लिए काम आता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। जो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है सब सीरोजल और लार्ज इंट्राम्यूरल फाइब्राइड के लिए। इसके अलावा सलाइन इंजेक्शन सोनोग्राफी है, ये सब म्यूकोजल फाइब्राइड के लिए और एंडोमेट्रियल पॉलिप के लिए। और अगर आपने सब म्यूकोजल फाइब्राइड को देखना भी है, एंडोमेट्रियल पॉलिप को भी देखना है, उसको ठीक भी करना है, तो स्टीरोस्कोपी कर सकते हैं। MRI है, MRI मॉर्फोलॉजी के देखने के लिए, लोकेशन को देखने के लिए, और MRI से हम यूट्राइन आर्टरी के एम्बोलाइजेशन भी कर सकते होते हैं टू मॉनिटर रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, फाइब्राइड की मेजॉरिटी ऑफ द फाइब्राइड क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। लेकिन अगर सिम्प्टोमेटिक फाइब्राइड है तो मेडिकल, सर्जिकल और रेडियोलॉजिकल है। मेडिकल में क्या आता है, मेडिकल में रट्टा मार लेना GST है, जी से आपका आ जाएगा जिगर आला चैनल लॉक्स होती है। ओके, जिसमें एग्जांपल गोसिलिन आ जाएगा, ल्यूप्रोलाइट आ जाएगा। ओके, ये क्या करती है, एस्ट्राडायल के प्रोडक्शन को कम कर देती है। लेकिन क्या साइड इफेक्ट होती है, ये ना मीनोपॉज के सिम्टम करा देती होती है। करती क्या है, फाइब्राइड को श्रिंक कर देती है सर्जरी से पहले। इसके अलावा सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओलिप्रिस्टोल एसीटेट होती है, ओरल मेडिकेशन होती है। ओके, ये भी फाइब्राइड की श्रिंकेज करवा देती होती है, लेकिन इम्यूनोपॉजल सिम्टम नहीं कराती। ओलिप्रिस्टोल एसीटेट एक और जगह पे भी पढ़ना है, आप बता सकते हो वो कौन सी जगह है, वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है 4 दिन तक। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव 3 पढ़नी है, कॉपर आयुसिडी और ओलिप्रिस्टोल एसीटेट है, ये दोनों 5 दिन तक इस्तेमाल होती है। पहले मैंने 4 बोल दिया था, हालांकि 5 दिन है। और LNG IUS 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते होते हैं। इसके अलावा ट्राइनेक्सामिक एसिड दे सकते होते हैं। ट्राइनेक्सामिक एसिड कब इनफेक्टिव होती है, अगर सब म्यूकोजल फाइब्राइड है, यूट्रस 12 हफ्ते से ज़्यादा का है, तब ट्राइनेक्सामिक एसिड का कोई फायदा नहीं होता। इसके अलावा सर्जरी में मायोमेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी कर सकते हो, या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर देते होते हैं। क्लियर, 50% फाइब्राइड की वॉल्यूम को कम कर देती होती है। ऑलमोस्ट सारी पॉइंट डिस्कस कर लिया, फाइब्राइड से रिलेटेड है। फाइब्राइड में 3 तरह की डीजनरेशन होती है, रेड होती है, हाइलिन होती है, सिस्टिक होती है। रेड वाली में जो फाइब्राइड होता है अपने ब्लड सप्लाई को एक्यूटली आउटग्रो कर लेता है, हैमरेज होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा फाइब्राइड के अंदर। सिस्टिक डीजनरेशन कब होती है, तो फाइब्राइड के जो सेंटर उसके नेक्रोसिस हो जाती है विद द रिजल्टेंट सेंट्रल सिस्टिक चेंजेस है। इसमें मैलिग्नेंसी या सार्कोमेटाइड ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। हाइलिन डीजनरेशन कब होती है, द फाइब्राइड ग्रेजुअली अपनी ब्लड सप्लाई को आउटग्रो कर देता है। क्लियर, तो इसकी वजह से क्या होगा, सॉफ्टनिंग और लिक्विफेक्शन आपको देखने को मिलती है फाइब्राइड की। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि फाइब्राइड के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी और नलीपैरिटी आ जाती होती है। फाइब्राइड के टाइप्स क्या होते हैं, इंट्राम्यूरल, सबम्यूकोजल और सब सीरोजल आती है। इंट्राम्यूरल फाइब्राइड जो कि मायोमेट्रियम के अंदर पड़े होते हैं, सबम्यूकोजल फाइब्राइड जो कि 50% एंडोमेट्रियल कैविटी में आ रही है, सब सीरोजल जो 50% बाहर जा रही है यूट्राइन कैविटी में। इसके अलावा पोडेंकुलेटेड हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है। रट्टा मार लेना, सबसे मोस्ट कॉमन फाइब्राइड इंट्राम्यूरल होते हैं, लेकिन सबम्यूकोजल फाइब्राइड होते हैं, ये क्या करवाते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करवाते हैं, सब फर्टिलिटी कराते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस करवा देते होते हैं, और ये IVF के साथ भी इंटरफेयर कर देते होते हैं। ओके, ठीक हो गया।
जाएगा, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। जो सबसे रिजल्ट फाइब्रॉइड होता है ये प्रेशर सिम्टम करवाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लडर को प्रेशर लगाते हैं, कॉन्स्टिपेशन करा देते हैं फ्रॉम द प्रेशर ऑन रेक्टम है, क्लियर, ये चीज़ें करा देते होते हैं। और फाइब्रॉइड पे आपने हिस्ट्री ले लिया, एग्जामिनेशन पे जीपी करोगे जिसमें आपको क्या मिलेगा, ओके, एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। ओके, आप एग्जामिनेशन करोगे, पेल्विस एग्जामिनेशन करोगे, आपको पेल्विस मास मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूट्रस के बारे में, यूट्रस क्या होगा, यूट्रस का साइज होगा 12 वीक से ऊपर का होगा। नंबर 2 रट्टा मार लेना, यूट्रस क्या होगी, फर्म होगी, इरेगुलर होगी, नॉन टेंडर आपको देखने को मिलती होती है, फर्म, नॉन टेंडर, इरेगुलर आपको देखने को मिलती है। और एग्जामिनेशन पे जो लियोमायोमा होता है वो सर्विस की मूवमेंट के साथ मूव करता होता है। व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रॉइड, लियोमायोसार्कोमा, एडिनोमायोसिस, रूडिमेंटरी हॉर्न। और फाइब्रॉइड का प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट होता है, फाइब्रॉइड क्या करवा सकता है, माल प्रेजेंटेशन करा सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर करा सकता होता है, हैमरेज करा सकता होता है, खासतौर पर पोस्टमार्टम हैमरेज है, प्लेसेंटा की सेपरेशन नहीं होने देगा और सर्वाइकल डिस्टोर्शिया करा देगा। क्लियर, ठीक हो गया। तो आपने इसको रट्टा मारना है, MOCIP, यानी एमओ को क्या मिलेगी, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी मिलेगी, एमओ को सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी मिलेगी। लाइक एम से माल प्रेजेंटेशन है, ओ से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, ओ से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, सी से क्या हो जाएगा, सर्वाइकल डिस्टोशिया, आई से हो जाएगा इंटरफेरेंस विद प्लेसेंटा सेपरेशन, और पी से हो जाएगा पोस्टमार्टम हैमरेज। एमओ को CIP मिलेगी। ओके, आगे नेक्स्ट चलते होते हैं, मीनार्की अक्कर्स एट द एज ऑफ, तो होती है 12.8 पे देखने को मिलती है, 11 से 13 तक। चलो बेस्ट आंसर कर लेंगे। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज कहना चाहिए था, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 2 से लेकर 7 दिन होता है, लेकिन बुक में लिखा है कि 6 दिन तक आपको देखने को मिलता है। जो यूट्राइन साइकिल होती है ना, यूट्राइन साइकिल, उसके 3 फेज होते हैं। ओके, एंडोमेट्रियल साइकिल के मेंस्ट्रुअल फेज होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज होता है, जो सेक्रेटरी फेज होता है। प्रोलिफेरेटिव फेज ईस्ट्रोजन पे डिपेंड होता है, जिसके अंदर जो एपिथेलियम होती है ना वो लो कलमनर से बन जाती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर होती है। और इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस आपको देखने को मिलती है एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन 3.5 से लेकर 5 मिलीमीटर तक चली जाती होती है। इसके अलावा जो लेंथ ऑफ स्पाइरल आर्टरीज है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। क्लियर, ये हो जाती है। जो सेक्रेटरी फेज है वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। क्लियर, जो एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा होता है वो एडिमेटस हो जाता है, स्पाइनल आर्टरीज क्या हो जाती है, कन्वोल्यूटेड हो जाती है। क्लियर, डेसिडुअलाइजेशन ये आपको लेट सेक्रेटरी फेज पे देखने को मिलती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होती है, एंडोमेट्रियम की एपोप्टोसिस होती है और मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलती है अनलेस रेंटल प्रेगनेंसी हो जाए। तो डेसिडुअलाइजेशन कब होती है, लेट सेक्रेटरी फेज में, इरिवर्सिबल होता है, एंडोमेट्रियम की एपोप्टोसिस और मेंस्ट्रुएशन हो सकती है। अब एग्जाम में ये भी आ सकता है कि जब प्रोजेस्टेरोन का विड्रॉल होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, स्कीमिया होता है और एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है। 3 मैकेनिज्म रट्टा मार लेना है। नंबर 1, स्पाइरल आर्टरीज की वेजो कंस्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से स्कीमिया होगा, टिश्यू का ब्रेक डाउन हो जाएगा। नंबर 2, वेजो कंस्ट्रक्टर की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कौन से वेजो कंस्ट्रक्टर होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, एंडोथैलिन, प्लेटियल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर 1। इसके अलावा इनहांस फिब्रिनोलाइसिस होती है और रिजल्टिंग रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग। ओके, फिब्रिनोलाइसिस का मतलब है क्लॉट्स वगैरह को तोड़ देंगे। ठीक हो गया। ओके, और क्लॉटिंग वगैरह कम हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर, मेंस्ट्रुएशन से पहले आपको एंडोमेट्रियम के 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं, स्ट्रेटम बेसेल और स्ट्रेटम स्पाइनोजम और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। स्ट्रेटम बेसेल, स्ट्रेटम स्पाइनोजम और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम होता है। स्ट्रेटम बेसेल ये मेंस्ट्रुएशन में रिटेन्ड होती है, स्ट्रेटम स्पाइनोजम इसमें एडिमेटस स्ट्रोमा होता है और एग्जॉस्टिक ग्लैंड होते हैं, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम इसमें डेसिडुअलाइज्ड स्ट्रोमल सेल्स आपको देखने को मिलते होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 20 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट ने 5 ईयर हिस्ट्री है, वेट गेन की। ओके, यानी एडोलेसेंट है, रिप्रोडक्टिव एज किया, वेट गेन है, ओबेसिटी है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस से एसोसिएटेड होगा, इरेगुलर पीरियड है और वर्सनिंग फेशियल हेयर है, तो डायग्नोस क्या होगा, PCOS आ जाएगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। GnRH क्या करता है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ, तो GnRH क्या करता है, FSH-LH की प्रोडक्शन वगैरह को बढ़ा देता है, गोनाडोट्रोपिन से होता है। सीरम प्रोडक्टिन लेवल हाईएस्ट कब होती है, ओके, तो सीरम प्रोडक्टिन लेवल ज़्यादा होती है आपको देखने को मिलते हैं पार्चुरेशन पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे आपको ज़्यादा देखने को मिलते होते हैं। ओके, इसके अलावा ये कुछ ड्रग्स ले लो, D2 ब्लॉकर है या प्रोडक्टिन में भी आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन 13 ईयर ओल्ड गर्ल है। 13 ईयर ओल्ड गर्ल है, अभी भी मेंस से स्टार्ट हुई है, मीनार के स्टार्ट हुई है, तो जो इनिशियल जो साइकिल्स होती है ना वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, ये आपको देखने को मिलता है। अच्छा, रट्टा मार लेना। सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस GnRH प्रोड्यूस करता है। GnRH पल्सेटाइल फॉर्म में प्रोड्यूस होगा ना तो ये FSH-LH को स्टिमुलेट कर देगा, इनकी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा तो FSH-LH को सप्रेस कर देगा। फिर FSH-LH क्या करेंगे, ओके, पिट्यूटरी से बढ़ जाते होते हैं। जो LH होता है ये थीका सेल पे काम करेगा, LH किस पे काम करेगा, थीका सेल पे आपको देखने को मिलेगा काम करेगा। वहाँ से एंड्रोजन की सिंथेसिस को बढ़ा देगा, लाइक एंड्रोस्टेनिडायोन है। इसके बाद क्या होगा, जो FSH होता है ग्रैनुलोजर सेल पे जाके काम करेगा, FG से रटा माना, LTFG, LTFG, LT से क्या प्रोड्यूस हुआ, एंड्रोजन प्रोड्यूस हुआ। ओके, यानी LH ने थीका सेल पे काम किया, एंड्रोजन को प्रोड्यूस किया। फिर जो FSH होता है ग्रैनुलोजर सेल पे काम करता है, वो ईस्ट्रोजन को कन्वर्ट कर, वो एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है ईस्ट्रोजन के अंदर, एंजाइम है एरोमेटेज। ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगर फॉलोइंग प्यूबर्टल इवेंट विल अकर इवन इन द एब्सेंस ऑफ ओवेरियन, यानी अगर ईस्ट्रोजन नहीं होगा तो थिलार्की और मिनार्की तो अफेक्टेड हो जाएगी, लेकिन एड्रीनार्की या प्यूबार्की ये ईस्ट्रोजन पर डिपेंड नहीं करती है, आपकी किस पर डिपेंड करती होती है, एंड्रोजन पर डिपेंड करती होती है। 56 ईयर ओल्ड वुमेन है आपके पास आई है विद कंप्लेंट्स ऑफ हॉट फ्लैशेस, इरिटेबिलिटी। ओके, हॉट फ्लैशेस हैं,
इरिटेबिलिटी एज देखो 56 से ऊपर है, हॉट फ्लैशेस, इरिटेबिलिटी, जॉइंट पेन, लैक ऑफ स्लीप है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होगा, एचआरटी दे दोगे, कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन दे दोगे, एचआरटी वगैरह दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक फीमेल है जिसके ओके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट है, प्राइमरी एमेनोरिया। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट होने का मतलब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस है, कैरियोटाइपिक मैटरनल सिंड्रोम है। तो ये मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी होती है जो कि फीमेल में आपको देखने को मिलती होती है। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते होते हैं। 20 ईयर ओल्ड गर्ल है, ओके, प्रेजेंट विद, ये क्या है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑफ, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है 4 है 45/90, ओके सही हो गया। ओके, यानी इसको क्या हुआ है, एक बात रट्टा मान लो 45 से लेकर 90 डेज का इतना लंबा हुआ है, यानी ये क्या हुआ है, ओलिगोमेनोरिया हुआ है। नंबर 2 BMI 30 हुआ है, यानी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना 35 डेज से ऊपर आ जाए तो उसको हम क्या लेबल करते होते हैं, हम इसको लेबल करते हैं ओलिगोमेनोरिया। BMI 30 पेल्विक अल्ट्रासाउंड में क्या मिला, पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिली हुई है। शी शुड बी एडवाइस, ओके, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में आपने क्या करना होता है, वेट की रिडक्शन करनी होती है, साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन आपने देना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट टाइम मीनोरेजिया है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, और के उसके जो लास्ट चाइल्ड बर्थ है, BT लिखा हुआ है, बर्थ पता नहीं क्या है, लास्ट चाइल्ड बर्थ होगा, यूट्रस नॉर्मल इन साइज है, लेकिन उसका हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, कोई एड्रेक्सल मैस वगैरह नहीं है। ओके, कोई यानी सब चीज़ें नॉर्मल है, तो ये क्या है, ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ऑरिजिन, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। क्लियर, और डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में क्या आपने इस्तेमाल करना होता है, सेम आपने HMP वाला ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना होता है, लाइक प्रोजेस्टेरोन इस्तेमाल करते हैं, ओरल डिसोगेस्ट्रल, DMP, LNGIO इस्तेमाल करते हैं, COCP, GnRH, ट्राइनाक्सामिक एसिड वगैरह देते होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि एक फीमेल है 55 साल की है, देखो एज काफ़ी ज़्यादा है, 5 साल से मीनोपॉज है, उसको कंटिन्यूसली पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने स्टेरोस्कोपी गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेना है। इंडिकेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देती है, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग हो, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, एज 45 से ऊपर हो। क्लियर, इसके अलावा और क्या रट्टा मारना होता है, एज 45 से ऊपर होने चाहिए। ओके, और क्या होता है कि एब्लेशन टेक्निक से पहले या फिर ट्रीटमेंट फेल हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते होते हैं। कंप्लेंट्स ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विद द पासेज ऑफ क्लॉट्स विदाउट 6 मंथ है, ठीक हो गया, क्लॉट्स भी पास हो रहे, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो ठीक नॉर्मल है, बट नाउ इट इज़ ओके, ब्लीडिंग का टाइम देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, लाइक इसको बोलते होते हैं यानी प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल फेज बढ़ गया है। ओके, एच भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, शी शुड हैव। ओके, अब देखो ना, इसका एज 35 से ऊपर है, ठीक है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। ओके, और एच भी कम हुआ है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, एंडोमेट्रियल बायोप्सी आ जाएगा, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ओके, बेस्ट यही आ जाएगा, हार्मोनल और कोई बेस्ट बनता भी नहीं आता। विच लेवल ऑफ FSH इज कंसिडर्ड मीनोपॉजल डायग्नोस्टिक है। ओके, मीनोपॉज को डायग्नोस करने के लिए FSH का कितना लेवल आपको चाहिए होता है। ओके, बेस्ट आंसर इज 30 इंटरनेशनल यूनिट। ओके, अब आई थिंक मुझे FSH का लेवल देखना पड़ेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड और MCQ आ सकते होते हैं। ओके, FSH के लेवल्स ये मुझे बुक से देखना पड़ेगा, यहाँ पर बुक में ऐसे एज इट इज़ नहीं लिखा हुआ। चलो, FSH के लेवल अगर 30 से ऊपर हो तब आप मीनोपॉज वगैरह लेवल करते हैं, मोर देन 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर चलते होते हैं। हॉट फ्लैशेज है, वजाइनल ड्राइनेस है, ओके, थ्रोम्बोइन और ही शी हैड वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। अब वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है तो बेस्ट सूटेबल HRT कौन सी दोगे आप, एस्ट्रोजन वाली तो कभी भी नहीं दे पाओगे। ओके, तो आप प्रोजेस्टेरोन ओनली वाली दे दोगे। ओके, क्लियर, इधर चला गया। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते होते हैं। ओके, ओव्यूलेशन अकर सब ऑप्टिमली, ओके, तो ओव्यूलेशन सब ऑप्टिमली किस कंडीशन में देखने को मिलती है, हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलती है। थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। रट्टा मान लेना, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो क्या होगा, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। 32 ईयर ओल्ड फीमेल है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, हिस्टोरिटिज्म है और ओबेसिटी है, तो ये PCOS हो सकता है। क्राइटेरिया को डायग्नोस करने के लिए बोलते हैं रोटाडम्स क्राइटेरिया होता है। क्लियर, अच्छा, यहाँ पे बाकी क्राइटेरिया भी लिखे हुए हैं, लाइक एमसेल क्राइटेरिया होता है। एमसेल क्राइटेरिया तो उसके लिए था लाइक बैक्टीरियल वजाइनोसिस में था। एमसेल क्राइटेरिया में आपको फिशी ऑर्डर चाहिए होती है विफ एमाइन टेस्ट के अंदर। ओके, इंक्रीज वजाइनल पीएच होती है। क्लियर, इसके अलावा और क्या देखने को मिलता होता है, क्लूसल आपको देखने को मिलती है। ओके, और आपको थिन होमोजेनस डिस्चार्ज आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा न्यूजेंट क्राइटेरिया, हाईली सन, पता नहीं कौन कौन सा क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, रोटाडम्स क्राइटेरिया में 3 चीज़ें थी। नंबर 1 ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया, नंबर 2 क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजनिज्म, और नंबर 3 क्या आ जाएगा आपका पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिलेगी अल्ट्रासाउंड के अंदर। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का क्या मतलब होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब है कि 8 या 8 से ज़्यादा सब कैप्सुलर सिस्ट है, उसका डायमीटर 10 मिलीमीटर से कम का है। ओके, ठीक हो गया, और ओवेरियन स्ट्रोमा या वॉल्यूम 10 ml से ज़्यादा का है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, रेगुलर साइकिल है, BMI देखो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, HB रिलेटिवली कम है। ट्रीटमेंट और चॉइस क्या होगा, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, हम सारे ऑप्शन को देखते हैं। COCP तो ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि ओबीज है। ओके, ठीक हो गया, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन, एंटी फिब्रिनोलेटिक होती है। एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन में आपका मेफिनामिक एसिड और एंटी फिब्रिनोलेटिक में आपका आ जाएगा ट्राइनाक्सामिक एसिड आ जाएगा। क्लियर, प्राइमरी इम्यूनिटी कब लेबल करते होते हैं, अगर स्कैंडल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल है, अगर नॉर्मल है तो 16, अगर नहीं है तो 14 लेबल करते होते हैं। इसके बाद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग सिंस 2 ईयर्स है, यूट्रस इज नॉर्मल इन साइज है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी में एटिपिकल हाइपरप्लेजिया मिला। अगर एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, कॉम्प्लेक्स एटिपिकल हाइपरप्लेजिया में और दूसरा स्टेज 1A1 में, इन दोनों में आपका इस्तेमाल करते हैं प्रोजेस्टेरोन इस्तेमाल करते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 35 ईयर ओल्ड वुमन है, पैरा 1 है और एक मिसकैरेज भी हो सकता है, 8 मंथ्स ऑफ एमेनोरिया है,
प्रीवियसली इनफ्रीक्वेंट साइकिल है यानी ओलिगोमिनूरिया हुआ है। ओके, एफएसएच का लेवल देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, टीएसएच का लेवल नॉर्मल है। ओके, व्हाट शुड बी द डायग्नोसिस? ओके, ठीक हो गया। ओके, अगर 40 साल से पहले किसी की अगर ओवरी फेल हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते होते हैं। ओके, द बेस्ट आंसर क्या होगा? प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्रीमेच्योर मेनोपॉज है। कैसे पता लगा? एफएसएच का लेवल क्या हुआ है? ओके, काफ़ी ज़्यादा 30 से ऊपर बढ़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेसोमोटर सिस्टम 50 साल की उम्र में आ रही है, जॉब से इंटरफेयर कर रहा है, बीएमआई 27 है, बीएमआई भी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और मेडिकेशन है। ओके, ठीक है, बीएमआई कंट्रोल्ड है, बीएमआई वाले इतनी कॉन्ट्राडिकेशन नहीं होती वैसे एचआरटी के केस में, तो आपने एस्ट्रोजन विद प्रोजेस्टेरोन एचआरटी आपने इस्तेमाल करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है 45 ईयर ओल्ड अनएजुकेटेड। ओके, अनएजुकेटेड है। ओके, प्रीवियस एसवीडी हुई हुई है और मीनोरीजिया का ट्रीटमेंट मांग रही है। यूट्रस 12 वीक साइज और मोबाइल है, 12 वीक साइज और मोबाइल है। ओके, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या होगा? फाइब्रॉइड वगैरह हो जाएगा। तो इसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट जो सूटेबल इसके लिए क्या होगा? वजाइनल हिस्टेक्टमी होगा। ओके, कहते हैं एब्डोमिनल और दोनों सब कर सकते हैं लेकिन वजाइनल हिस्टेक्टमी ज़्यादा अच्छी है। ओके, सही है, मान लेते हैं वजाइनल हिस्टेक्टमी वाला। वैसे बुक में वजाइनल हिस्टेक्टमी के इंडिकेशन को छोड़ लिखी हुई है। ओके, लाइक मैं अगर पढ़ के बता दूँ आपको। अच्छा, अगर वजाइनल हिस्टेक्टमी है, वजाइनल हिस्टेक्टमी के क्या एडवांटेजेस होते हैं? वजाइनल हिस्टेक्टमी के एडवांटेज होते हैं रैपिड रिकवरी होती है, क्लियर। वजाइनल हिस्टेक्टमी में कोई एब्डोमेन के इंसिजन की जरूरत नहीं होती, स्पाइनल एनेस्थीसिया से काम चल जाएगा, क्लियर। और बूढ़े लोगों के लिए ज़्यादा पेशेंट होती है, बूढ़े पेशेंट के लिए सूटेबल होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? ओवरी नहीं निकाल सकते, सर्जिकल एक्सेस लिमिटेड होता है, लार्ज फाइब्रॉइड यूट्रस में नहीं कर सकते, लेकिन यूट्रस का साइज इसमें बड़ा हुआ है। लेकिन मैंने बुक में देखा है इंडिकेशन ऑफ वजाइनल हिस्टेक्टमी कि अगर यूट्रस का साइज 12 हफ्तों से कम हो, मोर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 12 है, तब हम वजाइनल हिस्टेक्टमी कर सकते होते हैं। इसके अलावा माइक्रो इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर है और यूवी प्रोलैप्स है, इस केस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रट्टा कैसे माना वजाइनल हिस्टेक्टमी का? वजाइना का कोई प्रॉब्लम है, यूवी प्रोलैप्स, सर्विस का कोई प्रॉब्लम है, सर्विस का कैंसर है, यूट्रस का कोई प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड 12 वीक से कम का है। और इसमें लिगामेंट कौन कौन से निकालते, क्या किन किन चीज़ों को निकालते हैं? ओके, सबसे पहले आप क्या करते हैं? वजाइनल वॉल्ट को निकालते हैं, नंबर 2 यूट्राइन आर्टरी को, नंबर 3 इन्फंटिबुलर पेल्विक लिगामेंट को। अगर मैं इस तरतीब को उलट कर दूँ तो ये क्या बन जाता होता है? ये एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी का बन जाता होता है। एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी में इन्फंटिबुलर पेल्विक लिगामेंट को पहले निकालते हैं, फिर यूट्राइन आर्टरी को निकालते हैं, फिर एंगल ऑफ वॉल्ट ऑफ वजाइना को निकाल देते हैं। आई थिंक वजाइनल हिस्टेक्टमी सही ऑप्शन है। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है? थिलार्की देखने को मिलता है। इन फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग होती है वो ईस्ट्रोजन की वजह से होती है। कितनी थिकनिंग हो जाती है एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज? तो कितनी हो जाती है? 3.5 से लेकर 5 मिलीमीटर तक हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल एब्लेशन, तो जो एंडोमेट्रियल एब्लेशन है उसकी वजह से आपको सर्वाइकल स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है। और अगर किसी को सर्वाइकल स्टेनोसिस हो गया तो उसकी वजह से उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर्वाइकल स्टेनोसिस की वजह से हम कह सकते हैं कि लाइक कहने का मतलब है सर्वाइकल स्टेनोसिस की वजह से आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखने को मिल सकता है। ओके, क्या देखने को मिलेगा? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वगैरह देखने को मिल सकता है। मैं सर्वाइकल स्टेनोसिस वाला टॉपिक यहाँ से निकाल लूँ मैं, लाइक सर्वाइकल स्टेनोसिस वाला टॉपिक है ताकि उसके मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह देख लूँ, कोई मिसिंग तो नहीं है पॉइंट्स। सर्वाइकल स्टेनोसिस 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 सर्वाइकल स्टेनोसिस, वैसे सर्वाइकल स्टेनोसिस का आपने पढ़ा था कौन बायोप्सी की बात आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। कहाँ चला गया सर्वाइकल स्टेनोसिस वाला? ओके, मिल गया। ओके, तो जो सर्वाइकल स्टेनोसिस होती है ना, सर्वाइकल स्टेनोसिस में पैथोलॉजिकल नैरोइंग होती है, किसकी? एंडो सर्वाइकल किनार की नैरोइंग होती है, नाइट्रोजेनिक होती है। ओके, लाइक सर्जरी की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोन बायोप्सी किया है या लूप डायथर्मी किया, ओके, इसके अलावा एंडोथर्मल एब्लेशन है, ये 3 कंडीशन रट्टा मारनी है। एंडोमेट्रियल एब्लेशन है, एंडोमेट्रियल एब्लेशन किसके लिए करते थे? एचएमबी के लिए करते थे। एंडोमेट्रियल एब्लेशन है, कोन बायोप्सी है, लूप डायथर्मी है, इसकी वजह से होता है। और इसमें आपको हेमाटोमीटर आपको देखने को मिलता है जो कि साइक्लिकल डिस्मेनोरिया करवा सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? सर्जिकल डायलिटेशन होती है, हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड होती है। इसके अलावा सर्वाइकल पॉलिप होते हैं, एंडो सर्वाइकल एपिथेलियम के पॉलिप होते हैं, स्मूथ रेडिश प्रोटीन बना देते हैं। ओके, ये आपको क्या करा सकते होते हैं? वजाइनल डिस्चार्ज, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और पोस्ट वाटर ब्लीडिंग होती है। कैसे रिमूव करेंगे? पॉलिप फोर्स से इस्तेमाल करोगे। निम्बोथिन फॉलिकल्स क्या होते हैं? निम्बोथिन फॉलिकल्स सर्वाइकल एक्ट्रोपियन की वजह से होते हैं। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन 3 पीस की वजह से होता है, प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी और पिल्स की वजह से होता है, क्लियर। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? इसका ट्रीटमेंट में आपने क्या करना होता है? लाइक आपने कोर्ट्री अब्लेशन करना होता है, करायो कोर्ट्री से आपने करना होता है, क्लियर। कोर्ट्री वगैरह करना होता है, क्लियर। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो नेबोथियन सिस्ट होती है जिसमें म्यूकस रिटेंशन सिस्ट हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है तो इसमें आपने क्या करनी होती है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वगैरह करनी होती है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, यानी अगर माइल्ड टू मॉडरेट आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, शुगर, फैट, साल्ट, कैफीन, अल्कोहल इनको कम करना होता है, फाइबर वाले डाइट को आपने बढ़ाना होता है, फ्रूट वेजिटेबल को आपने लेना होता है, क्लियर, ठीक हो गया। ओके, और अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो आपने क्या करना होता है? स्ट्रेस की मैनेजमेंट करनी है, रिलैक्सेशन, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, काउंसलिंग करनी होती है। ओके, इसके अलावा आप ना वाइटामिन मिनरल ले सकते हैं। कौन सा वाइटामिन लोगे? B6 लोगे, ओके, मैग्नीशियम लोगे, कैल्शियम ले लोगे। ये था माइल्ड टू मॉडरेट के लिए। अगर ठीक नहीं हो रहा तो ठीक नहीं हो रहा तो आपने क्या करना?
फिजियोलॉजिकल अप्रोच करनी है। फिजियोलॉजिकल अप्रोच में आप SSRI इस्तेमाल करोगे, फ्लोक्सेटिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम है, उस साइकिल को सप्रेस करोगे। कैसे सप्रेस करोगे? COCP से इस्तेमाल करोगे, या ट्रांसडर्मल एस्ट्राडायोल इस्तेमाल करोगे, या फिर आप प्रोजेस्टोजन एपोजिशन इस्तेमाल करोगे। अगर रेजिस्टेंट PMS है, ओके, तो रेजिस्टेंट PMS में आप GnRH एनालॉग इस्तेमाल करोगे, एट बैक HRT इस्तेमाल करोगे। अगर GnRH को रिस्पॉन्ड कर जाती है तो आपने क्या करनी है? टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी और बायलैटरल साल्पिन जो फ्रैक्टमी आपने करनी होती है। क्लियर? बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, डिस्मेनोरिया भी है। डिस्मेनोरिया भी है तो आपने मैफिनेमिक एसिड आपने इस्तेमाल करना होता है। क्लियर? मैफिनेमिक एसिड एक एनसेड को रोकने वाला है, ठीक हो गया, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्लियर? ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनोपॉज क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन 3 बताई थी। ऑस्टियोपोरोसिस है, ओके, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, उसके अलावा और क्या हो जाएगा? आपका डिमेंशिया आपको देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस में ट्रेबिकुलर बोन अफेक्टेड होती है, हिप की और वर्टिब्रा की बोन आ जाती है। कार्डियोवास्कुलर के अंदर आपका कौन सा आ जाता है? कार्डियोवास्कुलर के अंदर हम रट्टा मार सकते हैं कि अगर किसी को लाइक हम कह सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर में MI स्ट्रोक हो सकता है, लाइक HDL कम होगा, LDL कम ज़्यादा हो जाता है। एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ ओवरी टू द एक्सेस हार्मोन काजिंग देम टू स्वेल एंड बी पेनफुल, तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो जाता है। और ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है? क्लोमिफेन सिट्रेट की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या IVF वगैरह करते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती होती है। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम की जो इंसिडेंस होता है 1 to 3% होता है। अब इसमें क्या होता है? एब्डोमिनल पेन होता है, साइटिस होता है, कोआगुलोपैथी होता है, पल्मोनरी एडिमा आपको देखने को मिलता है। पल्मोनरी एडिमा, कोआगुलोपैथी, साइटिस, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। अल्ट्रासाउंड करा लोगे, मल्टीपल ओवेरियन फॉलिकल मिलते हैं। ट्रीटमेंट में अपने लो डोज स्टिमुलेशन करनी होती है। क्लियर? अल्ट्रासाउंड से आपने मॉनिटर करना है कौन से फॉलिकल को ग्रो करवा रहे हैं, और GnRH एंटागोनिस्ट इस्तेमाल करनी होती है। क्लियर? ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ईस्ट्रोजन लाइक इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ईस्ट्रोजन लाइक है लेकिन वैसा ईस्ट्रोजन नहीं है, तो ये फाइटो ईस्ट्रोजन है। वैसे ईस्ट्रोजन आपका एस्ट्राडायोल, ईस्ट्रायोन और एस्ट्रायोल होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ये हो गया। ओके, पेशेंट डज नॉट टॉलरेट हिस्टेरोस्कोपी प्लस बायोप्सी। टॉलरेट नहीं कर पाया तो अपने GA के अंदर उसको अच्छे से परफॉर्म करना होता है, अगर टॉलरेट नहीं कर पाया। क्लियर? ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। अच्छा, ये पॉइंट बुक में लिखा हुआ है। अगर पेशेंट इसको हिस्टेरोस्कोपी को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, इफ़ द पेशेंट फेल टू टॉलरेट एंड आउट पेशेंट प्रोसीजर, तो आपने क्या करना है? सर्विस को अपने डायलेट करना होता है ताकि कैविटी में एंटर हो जाए। पहले तो आपने ये रट्टा मार लेना। ओके, तो ये पॉइंट है, अगर टॉलरेट नहीं कर पाया तो आपने क्या करना है? सर्विस को डायलेट करना होता है ताकि कैविटी में एंटर हो जाए। ओके, नंबर 2, फिर आपने हिस्टेरोस्कोपी करनी होती है अंडर द GA, तो ये बुक की लाइन होती है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। साइज और डोमिनेंट फॉलिकल 20 मिलीमीटर का होता है। GnRH पल्सेटाइल रिलीज होती है, किस एज पे स्टार्ट होती है? 8 से लेकर 9 ईयर्स पे आपकी GnRH की पल्सेटाइल फॉर्म में रिलीज होना शुरू हो जाता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। पल्सेटाइल फॉर्म में मैंने आपको बताया था, यहाँ के स्टिमुलेट करता होता है। क्लियर? 8 to 9 ईयर्स में आपके स्टार्ट हो जाता होता है। ओके, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अच्छा, ये बात रट्टा मार लेना, जो एवरेज ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कितना होता है? ओके, वो 28 डेज होता है। जब हम डे 1 के बारे में बात करते हैं ना, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ फ्रेश ब्लीडिंग होता है। इसी को अपने LMP के तौर पे लेना होता है। ड्यूरेशन 21 से लेकर 35 का होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो 2 से लेकर 8 दिन का होता है। नॉर्मल वॉल्यूम 35 ml का होता है। 80 ml से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको बोलते हैं HMB लेवल करते होते हैं। मेंस्ट्रुएशन अक्कर जब होती है जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का विड्रॉल अकर्स 14 डेज आफ्टर द ओव्यूलेशन, यानी ना जो आपका जो ये जो फेज़ है ना आपका लूटियल फेस, ये आपका कांस्टेंट होता है, हमेशा 14 डेज का आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? और जो मिड लूटियल प्रोजेस्टेरोन होता है वो 21 डे पे पीक हो जाता है। क्लियर? ठीक हो गया। ओके, ऑलमोस्ट ये रट्टा मालेना का उस साइकिल का है। आफ्टर 14 डेज तो कॉर्पस लूटियम की इन्वोल्यूशन होना शुरू हो जाती है, कॉर्पस अल्बाइकन हो जाता है। अगर इम्प्लांटेशन होती है तो एम्ब्रियो क्या प्रोड्यूस करेगा? बीटा एसिजी प्रोड्यूस करेगा। एसिजी क्या करेगा? कॉर्पस लूटियम को इन्वोल्यूशन को प्रिवेंट करेगा, जिसकी वजह से वो प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करना शुरू कर देगा। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? ऑलमोस्ट आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, इसके बाद है डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है। HRT फॉर पेशेंट फॉर बायलैटरल ओवोफ्रैक्टमी। अगर बायलैटरल ओवोफ्रैक्टमी स्ट्रक्टमी होगी तो आपने ईस्ट्रोजन लेना होता है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया या प्रोलैक्टिनोमा, आपने डोपामिन एगोनिस्ट देने होते हैं। सर्जरी आपने करनी है अगर मेडिकेशन फेल हो चुकी है। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन द गर्ल्स क्या होती है? ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट या ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होता है? ओके, और डिस्मेनोरिया भी है तो आपने एनसेट देनी होती है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर PCOS क्या होती है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपकी आ जाती होती है। फर्स्ट लाइन क्या होती है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाती है। ओके, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ HMB, अगर कोई फटीग है, थायराइड के डिजीज भी है, अगर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन आपने CBC करानी होती है। ट्रीटमेंट PCOS का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है सबसे पहले। ओके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या है? वेट को कंट्रोल करना, एक्सरसाइज वगैरह कराना होता है। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या? एंडोमेट्रियल बायोप्सी होती है। 19 ईयर ओल्ड गर्ल है, प्रेजेंट ऑन 14 डेज ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ओके, प्रेजेंट ऑन 14 डेज विद माइल्ड पेन। ओके, और विजाइनल स्पॉटिंग वगैरह हो रही है तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते हैं। रिएश्योर करना है, फिजियोलॉजिकल होता है। मिशेल मर्स पेन भी हो सकता है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ HRT एक्यूट लिवर डिजीज है। और भी आपको मैंने कॉन्ट्राडिक्शन बताई थी, लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज मैंने बताई थी, कोई थ्रोम्बोसिस वगैरह उस केस में आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती। क्लियर? सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। लाइक अगर कोई प्रेगनेंसी आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करनी, ब्रेस्ट का कैंसर है, एंडोमेट्रियम का कैंसर है, एक्यूट लिवर डिजीज है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, कोई वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है कन्फर्म्ड है, और थ्रोम्बोफिलिया है। लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक स्टेबल लिवर डिजीज है उसमें आप रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्शन होती है, या अनकन्फर्म VTE है, वीनस
थ्रोम्बोएम्बोलिज्म उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अगर कैंसर नहीं है, बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एंडोमेट्रियल कैंसर नहीं है, कोई फाइब्रॉइड है, तो वो भी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। माइग्रेन विद ओरा इसमें आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस, वैसे एंडोमेट्रियोसिस हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मैंने इतना खास पढ़ा नहीं है, लेकिन हो सकती है। डिस्मेनोरिया, डिस्परोनिया, डिसयूरिया होता है तो CA-125 ने कराना होता है। ओके, ठीक हो गया। कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ PCOS क्या हो सकती है? टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, डिस्लिपिडीमिया, इंसुलिन की रेजिस्टेंस वगैरह हो सकती है, GDM हो सकता है, क्लियर। एंडोमेट्रियल कैंसर, हाइपरप्लेसिया हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर क्या होती है? FSH का कट ऑफ कराना होता है 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा होगा, 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा का होगा। ओके, इसके बाद है कि ओल्ड पेशेंट है, लो मूड है, पुअर मेमोरी है, एमिनूरिया है, तो आपने क्या कराना होता है? पोस्ट मेनोपॉजल FSH लेवल आपने करानी होती है, ये मेनोपॉज के सिम्टम है। मैनेजमेंट ऑफ हैवी ब्लीडिंग है, विद हैवी ब्लीडिंग विद डायलेटेड सर्विकल लॉस है। ओके, अगर हैवी वजाइनल ब्लीडिंग है, सर्वाइकल लॉस डायलेटेड है, ओके, तो इस केस में आपने क्या करना होता है? इवैक्यूएशन एंड क्यूराटाज करना होता है। ओके, चलो मान लेते हैं। menstruation आफ्टर 45 डेज। अच्छा, अगर हैवी वजाइनल ब्लीडिंग है, हैवी वजाइनल ब्लीडिंग है, HMB नहीं है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, वैसे HMB भी लेबल कर सकते हैं। और डायलेटेड सर्वाइकल लॉस है, पता नहीं कोई मिस कैरेज वाला कोई सवाल आ गया। मेंस्ट्रुएशन आफ्टर 45 डेज, तो ओलिगोमेनोरिया होता है। एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है? 35 to 45 होता है। कॉमनेस्ट काज ऑफ सेकेंडरी एमिनोरिया इन द 25 ईयर ओल्ड, तो प्रेगनेंसी होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोथ डिले होता है। ओव्यूलेशन 36 आवर्स के बाद होती है आफ्टर द एलेज सर्ज है। इन्वेस्टिगेशन फॉर ओल्ड पेशेंट है, लो मूड, पुअर मेमोरी, एमिनोरिया, पोस्ट मेनोपॉजल FSH लेवल कराना है, दोबारा आ गया। इन्वेस्टिगेशन इन 18 ईयर ओल्ड है, प्राइमरी एमिनोरिया और एब्सेंट यूट्रस है, तो आपने क्या कराना होता है? कैरियोटाइपिंग करानी होती है। क्यों? क्योंकि आपने ना इसमें दो चीज़ों को रूल आउट करना होता है, मिलेनियल एजेनेसिस को, दूसरा टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम को, जिसको एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम कहते हैं। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या होता है? आपको 46XY देखने को मिलता है, और इसमें मुलेरियन एजेनेसिस में 46XX होता है। बेस्ट मेथड टू चेक ओव्यूलेशन क्या होता है? मिड ल्यूटियर प्रोजेस्टेरॉन करा लो, 21 डे पे कराना होता है। ड्रग टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस आफ्टर हिस्टेरेक्टमी है, तो वो आपका जाता था ईस्ट्रोजन आ जाती होती है, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करती होती है। हाँ, इनिशियल इवेंट लीडिंग टू द प्यूबर्टी, तो वो क्या होता है? बडिंग शुरू हो जाती है। एब्सेंट वजाइना, यूट्रस, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर है, दैट मींस एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है मुलेरियन एजेनेसिस से। ओके, जब प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है 8 ईयर्स इन फीमेल और आ जाएगा 9 ईयर्स इन मेल्स आ जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो आ जाएगा, उसका मैनेजमेंट आ जाएगी। एंटी फिब्रिनोलेटिक एजेंट है, और एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाती है। एंटी फिब्रिनोलेटिक में ट्राइनेक्सामिक एसिड आ जाती होती है। ट्राइनेक्सामिक एसिड एंटी फिब्रिनोलेटिक एजेंट होती है, तकरीबन 50% ब्लड लॉस को कम कर देती होती है। जो एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, नाफिनामिक एसिड होता है, 30% तक ये ब्लड लॉस को कम कर देती होती है। दोनों हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में इस्तेमाल होती है। इसके बाद स्ट्रीक ओवरीज है, तो ये स्ट्रीक ओवरीज वैसे टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। जो गोनेडल डिसजेनेसिस है XY की, उसको बोलते हैं हम स्वेयर सिंड्रोम। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ HRT ऑलमोस्ट एक्सप्लेन हो गया। ब्रेस्ट कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, एक्यूट लिवर डिजीज है, क्लियर। कोई वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, इस केस में आपने करना होता है। इन्वेस्टिगेशन फॉर 45 ईयर ओल्ड वुमेन है, हैविंग HMB है, बट अनरिमार्केबल एग्जामिनेशन है। अनरिमार्केबल एग्जामिनेशन है, तो आपने क्या कराना होता है? ओके, कुछ भी नहीं पता लगा, HMB है, कंफर्म करने के लिए अपने एंडोमेट्रियल बायोप्सी करानी होती है, ठीक है। रिस्क ऑफ HRT, ओके, रिस्क ऑफ HRT है, रिस्क ऑफ HRT यानी ब्रेस्ट कैंसर में बढ़ जाता होता है। ओके, ब्रेस्ट कैंसर में आपने लेना नहीं होता, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर HMB ट्राइनेक्सामिक एसिड होता है, फॉर डिस्मेनोरिया मैफिनेमिक एसिड होता है, एनसेड होती है। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल ब्रेस्ट की डेवलपमेंट थिलार की या ट्यूनार की, मिनार की देखने को मिलता है। मिनार की तकरीबन 2 से लेकर 3 साल के बाद होती है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन मेनोपॉज, OCD होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, डिमेंशिया, CVS की डिजीज है। HRT अपने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन से इस्तेमाल करना होता है। मीन एज ऑफ मेनोपॉज 51 से 52 होती है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ HRT क्या होता है? एक्यूट लिवर डिजीज होती है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या है? एंडोमेट्रियल बायोप्सी होती है। इसके कुछ इंडिकेशन बताई थी मैं, 3-4 मतलब मैंने बता दिया, अब मैं थक गया हूँ। आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अबॉर्शन एक्ट टॉपिक, प्रेगनेंसी वगैरह इनको स्टार्ट करेंगे।